व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा ईपी का यूनिट सेकंड, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरियल प्लानिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और बहुत ध्यान से करने वाला यूनिट है। इससे एग्जामिनेशन में काफ़ी कुछ आपसे पूछा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर बिजनेस प्लान्स हैं, जिसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से कवर कर लेना। और मैंने ये यूनिट जब चेक किया तो मुझे दिखा कि लास्ट ईयर और इस ईयर के सिलेबस में इस यूनिट में कोई भी चेंजेस नहीं है। मतलब इस ईयर भी बिल्कुल सेम सिलेबस है इस यूनिट में जैसा लास्ट ईयर में था, तो कोई भी मेजर चेंज नहीं है। और मैंने बहुत ही डिटेल में ये पूरा का पूरा यूनिट पढ़ाया हुआ है, बहुत डिटेल में। तो जिन बच्चों ने मेरी लास्ट ईयर की प्लेलिस्ट में से यूनिट तैयार करा हुआ है उनके लिए वेल एंड गुड है। तो मुझे कुछ अलग से इसके अंदर ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने यूनिट पढ़ाया है। हम लोग इसी यूनिट को अब दोबारा से करने वाले हैं, तो बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं प्लीज़ अपने नोट्स साथ साथ बना लेना, चीज़ों को लिख लेना। और जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनका बहुत अच्छा रिवीजन इस वीडियो से हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और कवर करते हैं हम लोग एंटरप्रेन्योरियल प्लानिंग। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस पर्टिकुलर यूनिट में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। देखो, एज अ ह्यूमन हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो पैसा कमाने के लिए होती हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो आउट ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी, केयर हम लोग करते हैं। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हम पैसा कमाने के लिए करते हैं उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं, और जितनी भी एक्टिविटीज़ हम आउट ऑफ लव, अफेक्शन, केयर, सिंपैथी करते हैं उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। और इनके टोटल को हम क्या बोल देते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो क्या है हमारे पास? Every individual is busy in one or another activity in order to satisfy his or her needs. ठीक है? Human activities can be broadly classified as economic and non-economic activities. Economic क्या है? The activities which are undertaken to earn monetary gains. Very important, पैसा कमाने के लिए, money के लिए जो करी गई हैं वो economic activity हैं, जैसे production, distribution, consumption। और non-economic कौन सी होंगी? जो पैसा कमाने के लिए नहीं है भाई, वो अफेक्शन, केयर, लव ये शो करने के लिए करी गई हैं। एक्टिविटीज डन आउट ऑफ लव, केयर, अफेक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, इमोशन, सिंपैथी, पैट्रियोटिज्म एटसेट्रा, एंड नॉट फॉर मनी। इसमें पैसा नहीं होता भाई। तो ये है हमारे पास नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ गए इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक? चलो अब आता है मेरे पास व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने तरीके की हो सकती है? तो देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम लोग यूजुअली तीन टाइप्स की एक्टिविटीज लेते हैं: बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। सर बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में क्या फ़र्क है? देखो, एम्प्लॉयमेंट इज जब आप किसी एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हो, जिसके बदले में आपको वेजेस या सैलरीज मिलती हैं, जिसमें आपको एक फिक्स टाइम के लिए काम करना होता है। प्रोफेशन में आप कोई ऐसा स्किल है आपके पास, जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जो जल्दी से आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। उस स्किल के लिए आपने बहुत मेहनत करी है, तो आप प्रोफेशनल कहलाओगे। उसके बदले में आपको वेजेस, सैलरी नहीं, फीस मिलेगी। और बिजनेस तो आप सब जानते ही हो, एक बिजनेसमैन जो कि यूजुअली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, जिसका मकसद पैसा कमाना है। या तो वो प्रोडक्शन कर रहा है या परचेज कर रहा है गुड्स और सर्विसेज का, और उसको बेच रहा है, अपना मार्जिन कमा रहा है। एक बिजनेसमैन का रिवॉर्ड क्या होता है? प्रॉफिट। उसको ना फीस मिलती, उसको ना वेजेस, सैलरीज मिलती। तो तीन तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, BPE: बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। आओ चेक करें। प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस। सबसे पहले प्रोफेशन में क्या लिखा हुआ है? दैट ऑक्यूपेशन इन विच वन possesses टू हैव एक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। कोई बहुत जबरदस्त नॉलेज है, विच इज यूज्ड ईदर इन इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग और एडवाइजिंग अदर्स। ठीक हो गया? एग्जाम्पल में लॉयर, डॉक्टर, CS ये सब आप लिख सकते हो प्रोफेशनल्स के अंडर। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक्टिविटीज इन विच एन इंडिविजुअल वर्क रेगुलरली फॉर अदर्स। ये हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है। मैंने ये भी बताया आपको रिवॉर्ड में क्या होता है। नंबर 3, बिजनेस। दिस इज आवर की एरिया ऑफ स्टडी। यही तो हमें मेनली पढ़ना है चैप्टर में, सब्जेक्ट में। स्टेट ऑफ बीइंग बिजी और ऑक्यूपाइड is what business literally means. In a way, all the economic activities related to production, distribution of goods and services for monetary gains, इसको बिजनेस बोलते हैं। यही तो पढ़ते आ रहे हो। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो आप बिजनेस को बहुत अच्छे से जानते हो, राइट? अब देखो,
डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की क्या डेफिनेशन है? बिजनेस में भी डिफाइंड कोई भी ऐसा एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्संस एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू वेदर गुड सर्विसेज फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट। बिजनेस को कैसे पहचानोगे? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, यानी मुफ्त में किया गया काम बिजनेस नहीं है भाई, ये याद रखना। अगर कोई भी एक्टिविटी विदाउट एनी गेन, बिना किसी पैसे के करी जा रही है, वो बिजनेस नहीं है, ठीक है। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो आप सामान बनाते हो कोई भी गुड्स या सर्विसेज, या आप खरीद के लाते हो बेचने के लिए, राइट? ये आ गया सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पैसा कमाना है, प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट करोगे, सेल एक्सचेंज करोगे, उसके बाद प्रॉफिट अर्निंग, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पता कुछ नहीं, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, द रिटर्न इज एक्सट्रीमली अनसर्टेन, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ रिस्क, इसमें रिस्क काफी ज्यादा होता है। रेगुलरिटी इज इंपॉर्टेंट, मतलब कोई भी एक एक्टिविटी बिजनेस नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर पे कोई पुरानी मशीन पड़ी थी, मैंने देखा यार बहुत दिन से पड़ी है, वॉशिंग मशीन चलती तो है नहीं, उसको बेच दिया, उससे पैसा आ गया, तो क्या वो बिजनेस हो गया? ना। एक ट्रांजैक्शन से बिजनेस नहीं होता है, रेगुलरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस चाहिए, ओके। इसके बाद एंटरप्रेन्योर्स का प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटरप्रेन्योर होना बहुत जरूरी है, उसके बिना बिजनेस नहीं हो सकता। डन। कोई भी 3-4 आप याद रख सकते हो। इकोनॉमिक या बिजनेस एक्टिविटीज कितने प्रकार की हो सकती है? या तो आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो, जब आप रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तैयार करोगे, या आप सर्विस सेक्टर में जा सकते हो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी सर्विसेज हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन ऑफ मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज का मतलब गुड्स फॉर यूज और सेल यूजिंग लेबर एंड मशीन्स, टूल्स, केमिकल प्रोसेसिंग, फॉर्मुलेशन, ये हमारे पास सारा का सारा किस में आ जाता है? मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है, ठीक है। सर्विस इंटेंजिबल होती है, दिखती नहीं है आपको, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग इज अ सर्विस, है ना, फील कर सकते हो। इंटेंजिबल कमोडिटी, a type of economic activities that is intangible, is not stored and doesn't result in ownership. Services consumed at the point of sale, अभी ली अभी कंज्यूम हो जाएगी सर्विस, मतलब गुड्स तो आप सेव कर सकते हो ना फ्यूचर के लिए, सर्विस को सेव नहीं कर सकते, ओके। देन वी हैव ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग होता है बना बनाया खरीद के लाओ और बेचो। मैन्युफैक्चरिंग में तो खुद बना रहे हो ना, ट्रेडिंग में किसी और ने बनाया, आप लेके आए हो, या तो उसका फॉर्म बदलोगे या कुछ थोड़ा बहुत उसमें मार्जिन जोड़ के उस चीज को बेच दोगे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रेडिंग। वेरी सिंपल। It is not a new phenomena. We have been doing it for centuries now. The trade that occurred among most primitive humans have evolved as considerably over time. Trading is the activity or process of buying and selling. खरीदो, बेचो. The amount of things or services that are bought and sold, the money made by buying and selling, the act of exchanging one thing for another. Simple. ठीक है? अब आ रहा है हमारे पास अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। कितने प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी देयर? कितने प्रकार के व्यापार हो सकते हैं, कितने तरीके से आप बिजनेस कर सकते हो। तो इसमें काफी सारा थ्योरेटिकल पार्ट लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। इसमें ऐसा कुछ बहुत खास आपके लिए नहीं लिखा, ठीक है। यहां से आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। सो सॉरी, मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है, सबको पता ही है, बट काम तो करना ही है ना हमें, तो प्लीज आवाज के लिए थोड़ा सा एक्सक्यूज करना। फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, कितने प्रकार की बिजनेस एंटरप्राइजेस हो सकती हैं, ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाला है। देखो, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप समझते हो? ऑनरशिप मतलब मालिक होने का अधिकार। जब हम ऑनरशिप की बात करते हैं तो बिजनेस बेसिकली 3 तरीके का होता है। प्राइवेट सेक्टर, जो कि हम लोग चला रहे होंगे क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर में है ना, हम सरकार तो नहीं है। पब्लिक सेक्टर, जो कि गवर्नमेंट चला रही होती है। जॉइंट सेक्टर, जो दोनों मिलके चला रहे होते हैं, ठीक है। तो बिजनेस में बेसिकली 3 सेक्टर्स देखने को मिलते हैं हमें। प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जिसमें काम कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर, जो मेयरली कंप्लीटली अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट है। तीसरा जॉइंट या मिक्स्ड सेक्टर हम बोल सकते हैं, जिसमें दोनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट प्राइवेट सेक्टर। द एंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड, मालिक, कंट्रोल्ड, रूल्स रेगुलेशंस बनाना, मैनेज्ड, ऑपरेशंस का ध्यान रखना बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। पर्पस क्या है? पैसा कमाना, वो इसमें आता है। इसमें अब कितने प्रकार के बिजनेस आते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पे एक सिंगल ऑनर होता है। अपने आसपास हम देखते हैं ना बहुत सारे बिजनेसेस जहां पे अकेला इंसान बिजनेस चला रहा है, उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बोलते हैं। पार्टनरशिप,
जहाँ 2 से 50 तक लोग बिजनेस कर रहे होते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये हमारे इंडिया का एक इंटीग्रल बिजनेस है काफ़ी पुराने समय से, जिसके अंदर फैमिलीज जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस पास ऑन होता रहता है, चलता रहता है, उसको हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलते हैं। कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव्स एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कुछ लोग मिलके, मिनिमम 10 लोग मिलके बिजनेस सेटअप करते हैं, उसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं, बट इसके अंदर ये अपने मेंबर्स के लिए होता है मेनली। और कंपनी कॉर्पोरेट्स, जिसको आपको डिटेल में पढ़ना है, इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन आने वाला है। तो ये हमारे पास प्राइवेट फॉर्म ऑफ बिजनेस का पूरा डायग्राम हो जाता है। डन सर। इसके बाद आगे क्या है हमारे लिए, पब्लिक में क्या क्या आता है। पब्लिक सेक्टर में जो बिजनेसेस कौन चला रहा है, जो बिजनेसेस सरकार चला रही है, तो उसको हम कौन सा सेक्टर बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर। और उस बिजनेस को क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। When business enterprises are owned, controlled and operated by public authorities with welfare as primary objective, प्रॉफिट उनका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है। देखो पैसा तो कमाएंगे, बिजनेस कर रहे हैं तो पैसा तो कमाएंगे, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर, सेकेंडरी गोल है प्रॉफिट। दे आर कॉल्ड एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, ईदर द होल, या तो सारा, या मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन दीज अंडरटेकिंग्स आर डन बाय द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट्स या तो सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, या सिंगल स्टेट गवर्नमेंट का होगा, या सेंटर और स्टेट का होगा, या सेंटर और मोर देन वन स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर बिजनेस करा हुआ होगा। इसको हम बोल देते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। दीज एंटरप्राइजेस हैव द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। कौन कौन से हो सकते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। सर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होते हैं, जो सरकार के डिपार्टमेंट्स के थ्रू काम करती हैं। जैसे हमारे पास रेलवेज, क्या रेलवे गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है सेपरेट। पोस्ट ऑफिसेज, जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के थ्रू काम करते हैं ना, उनको हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स बोलते हैं। LIC, पोस्ट ऑफिसेज, ये सब गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज के थ्रू चलते हैं, तो इनको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। पब्लिक कॉर्पोरेशंस, जो हमारे पास पब्लिक कंपनीज है, जिसको हम लोग कई बार ये बोल देते हैं कि पार्लियामेंट से एक्ट पास करा के अलग से, जैसे बहुत सारे हमारे पास अलग से सेपरेट एक्ट्स हैं जिन्हें पास करा के ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं, सेपरेट बॉडीज हैं जिनको कोई मिनिस्ट्री नहीं कंट्रोल करती, उनका एक्ट पास हुआ है, उस एक्ट में ही उनके रूल्स रेगुलेशंस लिखे गए हैं और उस एक्ट की मदद से ही वो चलने वाले हैं, उनको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस या पब्लिक कॉर्पोरेशंस बोलते हैं। तीसरा, गवर्नमेंट कंपनीज, जो हमें देखने को मिली जाती हैं, जिसमें मोर देन 51% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं आगे। अब ज्वाइंट सेक्टर में क्या होता है, ज्वाइंट सेक्टर में दोनों मिलजुल के करते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलजुल के बिजनेस करेगा। ज्वाइंट सेक्टर इज अ फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर वेयर मैनेजमेंट इज जनरली इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है यूजुअली। रिसोर्सेज यूजुअली बराबर बराबर दोनों ने पैसा मिलके लगाया होता है। Thus, one of the first decision that an entrepreneur will have to make for his new venture is how business should be structured. बिजनेस कैसा होना चाहिए, कंट्रोल किसका हो, लाइबिलिटी किसकी हो, राइट्स और लाइबिलिटीज किसकी होनी चाहिए, लाइफ स्पैन कितना होना चाहिए, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या रहना चाहिए, पैसा कौन लगाएगा। तो सबसे पहले एक एंटरप्रेन्योर को ये 5 चीज़ें एग्जाम में ज़रूर लिख के आना, इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट करो इन्हें। कंट्रोल, लाइबिलिटी, राइट्स एंड लाइबिलिटीज, लाइफ स्पैन, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ठीक है जी, डन। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस। आओ जी, हम किस तरीके से डिसाइड करें कि क्या रहने वाला है। दिस डिसीजन विल हैव लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस। मतलब अगर ये डिसीजन गलत हो गया ना बेटा, तो इसके प्रभाव लंबे समय तक रहने वाले हैं, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होंगे अगर ये डिसीजन गलत हो गया। सो एन एंटरप्रेन्योर में कंसल्ट एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट से बात करो, प्रोफेशनल से बात करो और उनकी हेल्प लो टू सेलेक्ट द फॉर्म ऑफ ऑनरशिप। क्या फॉर्म ऑफ ऑनरशिप रखें, क्या वो पब्लिक सेक्टर में जाए, प्राइवेट सेक्टर में जाए, मिलजुल के काम करे, क्या वो सोल प्रोप्राइटरशिप करे, पार्टनरशिप बनाए, कंपनी बनाए, वो करे क्या 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 चीज़ें हैं इसके अंदर। तो कौन कौन से डिसीजंस लेने पड़ेंगे जब भी आप फॉर्म सेलेक्ट कर रहे हो। नंबर 1, आप क्या चाहते हो कि आपके बिजनेस का साइज क्या हो और नेचर क्या हो। किस साइज का बिजनेस करो आप, या नेचर क्या रहने वाला है। आप ट्रेडिंग करो, आप मैन्युफैक्चरिंग करो, आप सर्विस सेक्टर में जाओ, आप किस में जाना चाहते हो, और स्मॉल स्केल करना चाहते हो, मीडियम स्केल करना चाहते हो, या लार्ज स्केल करना चाहते हो, व्हाट इज द साइज। दूसरा,
आप कंट्रोल कितना चाहते हो। अगर आप फुल कंट्रोल चाहते हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज बेस्ट फॉर यू। आप चाहते हो चलो मिला जुला कंट्रोल हो जाएगा, पार्टनरशिप कर लो, तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होती है कंट्रोल आप कितना रखना चाहते हो। तीसरा, स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। स्ट्रक्चर का मतलब आप किस तरीके से डिपार्टमेंट्स बनाओगे, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करोगे, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसा देखना चाहते हो। नंबर 4, बिजनेस वल्नरेबिलिटी टू लॉ सूट्स। लीगल एनवायरनमेंट चेक करो कि जो आप बिजनेस कर रहे हो वो लीगली कितना फिट है या कितना अनफिट है, लॉ में उसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या वो डिफिकल्ट बिजनेस टू मैनेज है या इजी बिजनेस टू मैनेज है। ठीक है। टैक्स इम्प्लीकेशंस, टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, गवर्नमेंट की नज़र में इस पर कितने टैक्सेस लगाए जाते हैं, इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज आसान है या मुश्किल है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स या लॉसेस, आप ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, आप प्रॉफिट्स कमाओगे या नहीं कमाओगे। तो ये सारे फैक्टर्स दिमाग में रखने पड़ते हैं एंटरप्रेन्योर को एट द टाइम ऑफ चूजिंग द फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक है जी। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस। अ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज में बी ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस फॉर्म्स। जब एक इंडिविजुअल, आप या मैं, हम सब प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, हम सरकार तो नहीं है, तो हम जब एक बिजनेस सेटअप करते हैं, हम जब एक बिजनेस शुरू करते हैं, तो कई सारे फॉर्म्स में हो सकता है। या तो वो अकेला इंडिविजुअल कर ले या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कर ले, है ना। मतलब इंडिविजुअली भी आप कर सकते हो या आप पूरा ग्रुप मिलके भी एक बिजनेस खड़ा कर सकते हो। द फॉर्म ऑफ प्राइवेट बिजनेसेस में बी क्लासिफाइड इन 2 वेज। तो 2 तरीके हैं या तो आप कॉर्पोरेट बिजनेस बना सकते हो या आप नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस बना सकते हो। कॉर्पोरेट का मतलब है यहाँ पे कंपनी, यानी कि आप स्टार्टअप की तरफ जा रहे हो, सही है। और अगर नॉन कॉर्पोरेट की बात करूँ तो नॉन कॉर्पोरेट में तो बहुत सारे हैं ही हमारे पास, आप पार्टनरशिप कर लो, आपको एज अ कंपनी रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। आप पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कर सकते हो, आप इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी में जा सकते हो। बट कॉर्पोरेट से यहाँ पे क्या मतलब है, कॉर्पोरेट का मतलब है स्टार्टअप इकोसिस्टम में जा रहे हो आप, करेक्ट है जी। नॉन कॉर्पोरेट क्या है, इन नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ओनरशिप आइडेंटिटी ऑफ द एंटरप्राइज इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओनर्स। यानी कि बिजनेस और ऑनर अलग अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में जो मालिक है वही बिजनेस है, बट कॉर्पोरेट फॉर्म में कंपनी की अलग सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, कंपनी की अपनी अलग पहचान होती है, कंपनी अपने नाम से जानी जाती है और उसका मालिक कौन है उससे लोगों को कई बार पता ही नहीं होता। हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, क्या आपको सबके फाउंडर्स के, सबके ऑनर्स के नाम पता है? नहीं पता ना, क्योंकि कंपनी को जानते हैं हम, राइट। तो यहाँ पे जो ऑनरशिप है ना कॉर्पोरेट्स में, वो अलग होती है, नॉन कॉर्पोरेट्स में एक ही होता है, राइट। ऑनर्स आर पर्सनली लाइबल, नॉन कॉर्पोरेट में तो ऑनर्स ही लाइबल होते हैं हर चीज के लिए। दिस फॉर्म कैन बी सेटअप विदाउट रजिस्ट्रेशन, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की खास इंपॉर्टेंस नहीं होती अंडर द गवर्निंग लॉज। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसके एग्जाम्पल्स रहते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट की अगर बात करें तो ये मैं आपको बता चुका हूं। द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ओनरशिप, द आइडेंटिटी ऑफ द एंटरप्राइज इज सेपरेट एंड डिफरेंट फ्रॉम दैट इज ऑनर्स। ऑनर अलग होने वाला है और कंपनी की पहचान, अपना नाम अलग होने वाला है। द ऑनर्स कैन नॉट बी मेड लाइबल पर्सनली टू पे द डेट्स ऑफ द एंटरप्राइज। ऑनर्स की पर्सनल कोई लाइबिलिटी नहीं है। लोन अगर कोई कंपनी ले रही है तो वो कंपनी चुकाएगी, ऑनर की पर्सनल लाइबिलिटी उसमें नहीं है। दिस फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है अंडर द गवर्निंग लॉज। जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी आर एग्जांपल्स ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड कराते हैं, तो इसीलिए उसको भी इसी फॉर्म में लिया गया है। इसके बाद फॉर्म ऑफ नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस। नॉन कॉर्पोरेट कौन कौन से होंगे अभी हमने पीछे पढ़ा ही। सबसे पहले कौन सा फॉर्म आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मैंने आपको बताया, सोल का मतलब होता है सिंगल, प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर। तो ऐसा बिजनेस जो एक ऑनर अकेला चला रहा है, उसके साथ कोई 2 4 10 लोग नहीं है, अकेला ही सब कुछ मैनेज करता है, सारा प्रॉफिट उसका, सारा लॉस उसका, ऐसे बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। वेरी सिंपल। सोल मीन्स सिंगल, प्रोप्राइटर मीन्स ऑनर। Business organizations which is owned, financed, controlled and managed by the only one person. It is called sole proprietorship. The single entrepreneurship और individual proprietorship, इसके क्या characteristics होंगे? सबसे पहले ownership एक ही owner की होगी, कोई एक से ज़्यादा लोग इसमें नहीं होंगे। Management control सारा उसी का होगा। Financing पैसा सारा उसी ने लगाया होगा
प्रॉफिट्स और लॉसेस भी सब उसी के होंगे, कंट्रोल भी पूरा इसी का होगा। ये सब आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हो। इसके बाद क्या आता है देखो, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है से क्या मतलब है, मतलब कि ऑनर और बिजनेस एक ही है। यानी अगर बिजनेस का कोई लोन है तो ऑनर ही उसके लिए पर्सनली लायबल है, रिस्पॉन्सिबल है, उसी को पे करने पड़ेंगे सब कर्जे वर्जे, ठीक है। लीगली द प्रोप्राइटर एंड प्रोप्राइटरशिप आर वन एंड द सेम बिजनेस। जब हम अकाउंटिंग करते हैं, फाइनेंस जब हम करते हैं तो अलग अलग मानते हैं, लेकिन लीगली लॉ की नजर में दोनों एक ही है, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ऑनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। इसका मतलब बिजनेस के जो कर्जे होंगे वो ऑनर के एसेट से भी निकल सकते हैं। यानी बिजनेस के कर्जे अगर बिजनेस नहीं चुका पा रहा तो ऑनर की संपत्ति बेचो, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सोल बेनिफिशियरी, सारा प्रॉफिट्स और लॉस उसका। फॉर्मेशन और क्लोजर काफी इजी होता है इस बिजनेस का, क्योंकि कोई भी बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज इसमें नहीं है। लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, बहुत बड़ा एरिया नहीं है, छोटा मोटा काम है। लिमिटेड फाइनेंस चाहिए, लिमिटेड लेवल पे बिजनेस चलता है। चलो, सूटेबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ये कहाँ पे चलेगा, किस किस चीज़ें हैं। देखो, अगर आपको बहुत बड़ा स्केल पे बिजनेस नहीं करना, छोटा कैपिटल है आपके पास, आप अपना जो बिजनेस है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हो, चुपचाप बिजनेस करना चाहते हो, आपके कोई बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स एस्पिरेशंस नहीं है, आपको लगता है यार बस व्यापार करना है, अच्छे तरीके से पैसा कमाना है, बस अपना घर चल जाए बढ़िया, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है। क्या लिखा है, द सक्सेस और फेलियर डिपेंड्स अपॉन द इंटेलिजेंस, कॉम्पिटेंस एंड सेंसिबल डिसीजन मेकिंग ऑफ द एंटरप्रेन्योर। Before opting sole proprietorship, entrepreneur should carefully compare and evaluate positives यानी pros and negatives यानी cons of the firm. Basically this is suitable। ये कब चलता है, जब capital requirement आपके पास कम है, आप secrecy चाहते हो, local market में आप business कर रहे हो, आपके जो goods हैं वो artistic nature के हैं, मतलब आप ही बना सकते हो और कोई नहीं बना सकता उस चीज़ को, क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए, और आप छोटा स्मॉल साइज का वेंचर चला रहे हो, बहुत बड़ा वेंचर नहीं चला रहे, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है, ठीक है जी। इसके बाद लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व इन सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसी कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं पड़ती, बट अगर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस भी एक काफ़ी बड़े लेवल पर चला जाए तो वहाँ पर आपको GST वगैरह की कंप्लाइंसेस पूरी करनी पड़ेंगी। क्या लिखा है, सोल प्रोप्राइटरशिप डज नॉट नीड टू बी रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। Therefore it is an inexpensive form of business, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता, inexpensive है। दूसरा, in order to start a sole proprietorship, entrepreneur को कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक लाइसेंसेस चाहिए होंगे, जैसे आपको अपना नाम अपने नाम पे रजिस्टर तो कराओगे ना, ऑल्दो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है बट इच्छा है। Sole proprietorship are under no obligation to select a trade name for their business, however they are free to do so if they desire। अगर आप कराना चाहते हो अपना नाम रजिस्टर्ड तो करा लो, पहली फॉर्मेलिटी। सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन, सर्विस टैक्स को अब हम GST बोल सकते हैं, तो बेसिकली अब GST रजिस्ट्रेशन। वैट और सेंट्रल सेल टैक्स, CST है सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैट है वैल्यू एडिड टैक्स, इन सब का रजिस्ट्रेशन आपके बेसिकली अब GST में होता है। अब वैट में, CST में, सर्विस टैक्स में, इन सब में नहीं होता। अब आप सीधा सीधा एक ही पॉइंट लिख के आ सकते हो कि GST रजिस्ट्रेशन, अगर आपकी जो ग्रोस रिसिप्ट है, एनुअल ग्रोस रिसिप्ट, वो 20 लाख से ऊपर जा रही है, 20 लाख से ऊपर अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट जा रही है, तो वहां पे आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। अदर में आपका पैन कार्ड वगैरह हो जाता है। इसके अलावा अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हो तो वो वाला आपको लाइसेंस चाहिए होगा। ये कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज हैं जो आपको चाहिए। दूसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस आ रहा है पार्टनरशिप। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस कौन सा आ गया हमारे पास, पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में क्या होता है साहब, 2 heads being better than 1, यानी कि 1 और 1 11 होते हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक साथ आके बिजनेस करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, प्रॉफिट्स को बांटते हैं, सुख दुख को बांटते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में बच्चे कम से कम 2 पार्टनर्स होने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 50 पार्टनर्स होने वाले हैं, तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, ये पार्टनरशिप का एक छोटा सा नियम है, ठीक है। अ पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons to carry on as co-owners a business and to share the profits and losses। Thus 2 or more में कितने हैं, 50 persons में फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप बाय मेकिंग अ, या तो लिखित में या इवन ओरल भी चलेगा, क्या सर, एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, चाहे रिटर्न कर लो चाहे ओरल कर लो, हमको चलेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पार्टनरशिप के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नंबर 1, 2 or more persons, 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, ठीक है। पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, दस देयर मस्ट बी कम से कम 2 पर्सन
जो कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। माइनर कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म, माइनर यानी 18 साल से नीचे। अब माइनर जो शब्द है ना बेटा, वो अलग अलग देश में अलग अलग लॉज के हिसाब से डिफाइंड है। हमारे देश में 18 साल, 18 साल से नीचे है तो माइनर है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, तो वो इसमें नहीं आएगा। इफ दीज पीपल इंटेंड टू डू बैंकिंग बिजनेस द मैक्सिमम नंबर कैन बी 10, अदरवाइज 20। ये हमारे पास पहले चलता था, मतलब ये कई जगह लिखा गया है एज पर पार्टनरशिप एक्ट कि अगर आप बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो 10 और अदर बिजनेस में 20। बट हमारे पास यहाँ पे ना कंपनीज एक्ट ने या कंपनी रूल्स ने डिफाइन करा है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं दिया गया था। तो कंपनी रूल्स में डिफाइंड है कि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। तो आप बिना किसी कंफ्यूजन के मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख के आना एज पर कंपनी रूल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मैंने आपको बता दिया कि एग्रीमेंट में आपको बेसिकली रिलेशनशिप्स लिखने होते हैं कि प्रॉफिट क्या होने वाला है, लॉस क्या होने वाला है, अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो सैलरी होगी या नहीं होगी, वो सब आपको लिखना है। एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, बट प्रेफरेबल रिटन होता है, क्योंकि ओरल की कोई एनफोर्सेबिलिटी नहीं होती ना यार, मैंने तुम्हें प्रॉमिस कर दिया बाद में वो मैंने करा ही नहीं था तो उसका क्या फ़ायदा है। तो एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग होगी, ये तो आपको पता ही है भाई, जब 2 लोग 3 लोग 10 लोग बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट तो बांटेंगे ना आपस में। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है सभी की, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, वैसे ही पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मतलब कि अगर बिजनेस अपने कर्जे नहीं चुका पाएगा तो पार्टनर के पर्सनल एसेट बिकेंगे भाई कर्जे चुकाने के लिए, ओके। इसके बाद इम्प्लाइड अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब होता है कि ये सेल्फ अंडरस्टूड है। एक चीज होती है एक्सप्रेस, 2 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस होता है जब स्पेसिफिकली लिखा है, इम्प्लाइड होता है सेल्फ अंडरस्टूड। अब देखो यार, सेल्फ अंडरस्टूड है ना कि अगर 3 पार्टनर है सपोज और एक दुकान पे बैठा हुआ है, तो जो एक करेगा वो बाकी दोनों के लिए भी बाइंडिंग होगा। मतलब अगर एक ने बोल दिया कि यार ये मटेरियल बहुत अच्छा है आप ले जाओ, तो इट मीन्स तीनों बोल रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि बाकी दोनों बाद में कहे नहीं नहीं हमने तो कहा नहीं था, आपने जिसे कहा था उसे पकड़ो अगर सामान खराब निकला, तो ऐसा नहीं है। तो इम्प्लाइड है कि अगर एक ने कोई काम करा है तो वो तीनों के बिहाफ पे हो रहा है, तो एक पार्टनर दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये इसमें लिखा हुआ है। देयर इज एन इम्प्लाइड अथॉरिटी दैट एनी पार्टनर कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ठीक है। फर्म का मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स। उसके बाद म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी यही है, द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स, या तो सभी कर रहे होंगे या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सभी कर रहे होंगे या कोई एक कर रहा होगा जो सबके लिए एक्ट करेगा। उसके बाद ये कुछ कॉमन चीजें लिखी हुई हैं। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या होता है, अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब होता है कि सब लोग पूरी ऑनेस्टी के साथ बिना किसी फ्रॉड के बिजनेस करेंगे, किसी से कोई चीज छुपाएंगे नहीं, कोई इलीगल काम नहीं करेंगे, ये अटमोस्ट गुड फेथ में करेंगे जो भी करेंगे। सूटेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो ये कहाँ पे सूटेबल है, कहाँ पे हमें पार्टनरशिप बिजनेस एक अच्छा बिजनेस कहलाएंगे। नंबर 1 सबसे पहले जहाँ पे कैपिटल और मैनेजरियल रिक्वायरमेंट ज़्यादा हों एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, मैनेजमेंट स्किल्स ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पे पार्टनरशिप काम करेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप काम नहीं करेगा। एंटरप्राइज फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ईदर बीइंग अ स्मॉल और अ मीडियम स्केल एंटरप्राइज। जो आपका बिजनेस है वो मीडियम स्केल तक आता है, बहुत बड़ा नहीं आता, बड़े में तो फिर कंपनी बनानी पड़ेगी, है ना। तो स्मॉल या मीडियम। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कस्टमर्स के साथ आपको चाहिए तो भी पार्टनरशिप चलने वाला है। मजा आता है जब आप फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ते हो ना, तो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे पूछ सकता है, वो क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अब आपने बोल तो दिया सर कि जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है, कराना है कराओ, नहीं कराना मत कराओ, लेकिन अगर नहीं कराते तो क्या होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है। देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास। नंबर 1, अ पार्टनर कैन नॉट फाइल अ सूट इन एनी कोर्ट अगेंस्ट द फर्म। कोई भी पार्टनर, अगर वो फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो फर्म के अगेंस्ट कोई भी पार्टनर कोई केस नहीं कर सकता, ठीक है। और अदर पार्टनर्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी राइट, किसी भी राइट के लिए पार्टनर कर ही नहीं सकता, क्योंकि फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है तो फर्म ही नहीं हुई लॉ की नज़र में। तो दूसरा, अ राइट अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन एनी कोर्ट। मतलब सपोज आपने फर्म के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करा कि मुझे एक्स्ट्रा सैलरी मिलनी चाहिए, मुझे कुछ ऐसा होना चाहिए, और बाद में फर्म देने से मना कर दे। अब आप बोलो मैं तो कोर्ट जाऊंगा, तो चले जाओ, कुछ भी नहीं होगा, आप वहाँ केस ही नहीं कर सकते, फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो कोई राइट की आपका किसी काम का नहीं है, चाहे फर्म के टुवर्ड्स चाहे किसी थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स। फर्दर, द फर्म और एनी ऑफ इट्स पार्टनर्स कैन नॉट क्लेम अ सेट ऑफ
और अदर प्रोसीडिंग्स इन अ डिस्प्यूट विद अ थर्ड पार्टी, यानी फर्म भी किसी थर्ड पार्टी के साथ अगर कोई डिस्प्यूट हो गया है तो फर्म भी कोई केस वेस नहीं कर सकती। तो रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हो रहा ना तो आप लॉ की नज़र में एक इंडिविजुअल ही नहीं हो। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि पार्टनर फर्म पे केस नहीं कर सकता, फर्म पार्टनर पे केस नहीं कर सकती, फर्म थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकती, और किसी तरीके का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सेटल आउट नहीं हो पाएगा अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो। ये हमारे कॉन्सिक्वेंसेज आ जाते हैं। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट को बोलते क्या है सर? पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात हम बहुत देर से कर रहे हैं, तो व्हाट इज दिस पार्टनरशिप एग्रीमेंट? तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट की जब हम बात करेंगे तो उस एग्रीमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। क्या है पार्टनरशिप डीड? एक रिटन एग्रीमेंट है जिसमें सभी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप लिखी जाती हैं। कितने पार्टनर्स होंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होगा, किसकी कितनी लाइबिलिटी होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस हिसाब से मिलेगा, अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा या नहीं होगा, अगर फर्म किसी पार्टनर से लोन लेती है तो उस पर इंटरेस्ट कितना % से पे किया जाएगा, हर टर्म एंड कंडीशन, लीव रूल्स क्या होंगे, अगर कोई पार्टनर बीमार है तो क्या उसको वो सैलरी या प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, ईच एंड एवरी टर्म आप कहां लिख सकते हो? पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या है पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स on a business entered into either orally or written. It is always desirable to have a written agreement so as to avoid any sort of misunderstanding. ठीक हो गया ना? When the agreement is in written form, it is called partnership deed. सही है। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या हो सकता है? अगर फर्म को रजिस्ट्रेशन करानी है तो क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर्ड वेदर एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन, या तो जब फर्म बना रहे हैं उसी टाइम आप रजिस्टर कर सकते हो, और सब्सिक्वेंटली कुछ टाइम बाद भी कर सकते हो। एंटरप्रेन्योर नीड्स टू फाइल एन एप्लीकेशन विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। ये याद रखना बेटा जी, किसके पास एप्लीकेशन देनी है? जब कंपनी रजिस्टर करनी होती है ना तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को ROC, जब पार्टनरशिप फर्म करनी है तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स ROF। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? नंबर 1, अब देखो स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, एप्लीकेशन फॉर पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन शुड इंक्लूड द फॉलोइंग। जो एप्लीकेशन आप दे रहे हो रजिस्ट्रार को, उसमें क्या क्या होना चाहिए? आपके फर्म का नाम, प्लेस जहां से आप बिजनेस कर रहे हो, किसी और प्लेस पे अगर आप बिजनेस करते हो वो, डेट ऑफ पार्टनरशिप, किस डेट पे कौन से पार्टनर ने फर्म ज्वाइन करी है, फुल नेम एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, कितना टाइम हो गया है चलते हुए, नई फर्म है या पहले से चली आ रही है। स्टेप नंबर 2, एवरी पार्टनर नीड टू वेरीफाई एंड साइन द एप्लीकेशन। देखो यहाँ मेजोरिटी कुछ नहीं होता, जितने भी पार्टनर्स हैं सबको साइन करना पड़ेगा और हर पार्टनर को अपना वेरिफिकेशन लगाना पड़ेगा। कोई भी वेरिफिकेशन प्रूफ, यूजुअली आधार कार्ड, पैन कार्ड लगता है, बट कोई भी वेरिफिकेशन प्रूफ लगना जरूरी होता है। एंश्योर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड प्रेस्क्राइब फीस, जैसे एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हो गया, ड्यूली फाइल्ड स्पेसिमेन ऑफ एफिडेविट। एफिडेविट एक फिल करना होता है जिसके अंदर लिखना होता है कि हाँ हम सब अपने होश आवास में ये बोल रहे हैं कि हम सब पार्टनर हैं और हम सब जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, सही के सिवा कुछ नहीं कह रहे। ठीक है, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड लगेगी, और प्रूफ ऑफ ऑनरशिप, यानी जहां पे आप बिजनेस कर रहे हो क्या वो अगर आपका है तो ऑनरशिप का प्रूफ, अगर वो रेंटल है तो रेंट डीड या रेंट एग्रीमेंट भी साथ में लगाना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास अगला फॉर्म आ रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखना कि ये लगाने के बाद बस फिर फीस भरनी है। फीस भर के जगह अगर सब कुछ सही पाया गया तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या है सर? नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जब परिवार मिलजुल के बिजनेस चला रहा होता है, हिंदू फैमिली बिजनेस चला रही होती है, उसको हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस इज अ यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस एज दिस इज ओनली प्रेजेंट इन इंडियन सोसाइटी। सिर्फ इंडियन सोसाइटी में होता है। इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट, कंपनी में कंपनीज एक्ट, वैसे ही HUF हिंदू लॉ में चलता है। एज डिफाइंड अंडर हिंदू लॉ, as a family which consists of male lineally descended from a common ancestor and includes their wives and unmarried daughters, it arises from status and not from legal contracts। मतलब परिवार पूरा बिजनेस चलाता आ रहा है, परिवार को ये बिजनेस अपने एंसेस्टर्स से मिला है। एंसेस्टर्स मतलब जो उनके पुराने पुश्तैनी लोग हैं उनसे मिला है, प्रॉपर्टी भी उन्हीं से मिली है, सभी लोग इसके अंदर आ जाते हैं। और ये जो बिजनेस है ये स्टेटस से अराइज होता है, कॉन्ट्रैक्ट से नहीं होता। इसमें कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, स्टेटस से चलता है, परिवार से चलता है। ठीक है, अब कितने स्कूल्स हैं इस लॉ में जो आते हैं, जो इस बिजनेस को चलाते हैं? एक को हम बोलते हैं दया भागा, दूसरे को बोलते हैं मिताक्षरा। ठीक है, दया भागा कहाँ पे चलता है? वेस्ट बंगाल, असम और ओडिशा में। बेसिकली यहाँ पे ओडिशा नहीं मेंशन्ड है, बट वेस्ट बंगाल, असम, ओडिशा में चलता है। अ सन एक्वायर्स द राइट इन द फैमिली ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ पे बेसिकली मेल मेंबर्स को
प्रॉपर्टी का राइट दिया जाता है। और अगर हम बात करें मिताक्षरा में, तो वेस्ट बंगाल, असम, ओडिशा छोड़ के बाकी सब जगह पूरे इंडिया में ये चलता है, वेयर द सन एक्वायर्स द राइट इन द प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज बर्थ। मतलब यहाँ पे बर्थ से ही प्रॉपर्टी में अधिकार मिल जाता है बेटे को, और यहाँ पे फादर की डेथ के बाद मिलता है। कुछ बेसिक रूल्स हैं, सिर्फ स्कूल्स के नाम भी आप लिखाओगे तो दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। इसके बाद क्या आता है, HUF में क्या होता है। देखो HUF में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे नंबर 1 क्रिएशन, कैसे ये बिजनेस क्रिएट होता है, पहले ही बता दिया मैंने आपको स्टेटस से, इसमें कोई लीगैलिटी नहीं है, ये पुराने समय से चलता आ रहा बिजनेस है, इतने पहले तो पेपर वर्क भी नहीं होते थे, है ना। नंबर 2 मेंबरशिप, मेल मेंबर बिकम अ मेंबर बाय हिज बर्थ, बाय अडॉप्शन, एन आउटसाइडर कैन बी एडमिटेड टू इट्स मेंबरशिप बट नॉट अदरवाइज। मतलब कि कोई भी बाहर वाला इंडिविजुअल मेंबर नहीं बन सकता। एक ही तरीका है बाहर वाले के मेंबर बनने का, अगर उसको अडॉप्ट कर लिया जाए, यानी या तो बाय बर्थ हो या फिर अडॉप्ट किया गया हो। नंबर 3 मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग करेगा सीनियर मोस्ट मेल मेंबर, उसको हम कर्ता बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ता। जो भी सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होगा उसको कर्ता बोलते हैं। जो बाकी मेंबर्स होंगे उनको हम को पार्टनर्स बोलते हैं। दे हैव नो राइट टू डील विद आउटसाइडर्स। नंबर 4 लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कर्ता की अनलिमिटेड होती है, बाकी सबकी लिमिटेड होती है। मतलब कर्ता को ही पे करना पड़ेगा सब कुछ, बाकी सब ने तो जितना इतना उनका हिस्सा है बस उतना उतना ही वो लाइबल है। राइट ऑफ अकाउंट्स, राइट ऑफ अकाउंट्स जो हैं या जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगी बिजनेस की, वो कौन देख सकता है, कर्ता को राइट है, बाकी किसी को राइट नहीं है। क्या माइनर मेंबर हो सकता है, यस, मेल जो है एट द टाइम ऑफ बर्थ ही मेंबर बन जाता है इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, इस फॉर्म ऑफ बिजनेस का। नेक्स्ट आता है गाइज हमारे पास ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। सर व्हाट इज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, यहाँ से आपसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। पार्टनरशिप और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी से ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे अगर इस पर्टिकुलर यूनिट से क्वेश्चन बनना है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, देखो जी, कंपनीज आप सब जानते हो भाई, क्या है हमारे पास, इट इज़ अ वॉलेंट्री एसोसिएशन। अपनी इच्छा से जब कुछ लोग मिल के आते हैं, अपनी इच्छा से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अपनी इच्छा से आएंगे इंडिविजुअल्स प्रॉफिट के लिए, हैविंग अ कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स। जितना भी पैसा लगा होगा वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसको हम शेयर्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 10 लोग आए और 10 करोड़ की कंपनी बना दी, तो 10 करोड़ के शेयर्स होंगे उसके, छोटे 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 छोटे, ठीक है। द ऑनरशिप ऑफ विच इज द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। जो ऑनरशिप है वो किस तरीके से है कि जो भी शेयर खरीदेगा वो ऑनर होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। मेन बात याद रखना, कंपनी में ऑनर होने से आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने लगोगे, ऐसा नहीं है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ओनरशिप अलग होती है, मैनेजमेंट अलग होती है। मैनेजमेंट सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। ऑनर जो भी शेयर खरीदता है वो ऑनर हो जाता है। अगर मैं टाटा के शेयर खरीद लेता हूँ तो मैं ऑनर तो हूँ जितने का मैंने शेयर खरीदे, लेकिन मैं मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करेगी। समझ रहे हो? तो क्लियर डिस्टिंक्शन रखना कि ओनरशिप अलग होती है, मैनेजमेंट अलग होता है कंपनी में। अच्छा, इन कॉमन प्रेवलेंस अ कंपनी मीन्स अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स formed for some common purpose with capital divisible into units of equal face value, जिनको हम शेयर्स बोलते हैं। कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कंपनी लॉ के द्वारा बनाई जाती है क्योंकि उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन का दर्जा दिया गया है। कंपनी अपने नाम पे संपत्ति खरीद सकती है, कंपनी अपने नाम से केस कर सकती है किसी के ऊपर, कंपनी के ऊपर भी कोई भी केस कर सकता है, कंपनी अपने नाम से लोन ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है, क्योंकि कंपनी इज क्रिएटेड बाय अ लॉ और सेपरेट लीगल एंटिटी उसको बोला जाता है। कंपनी की अपनी अलग पहचान है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद क्या आता है गाइस, इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स से तुम्हें बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कंपनी है क्या। नंबर 1 वॉलेंट्री एसोसिएशन। वॉलेंट्री एसोसिएशन का मतलब अपनी इच्छा से बनाई जाएगी, कम से कम 2 लोग होते हैं। अब देखो मैक्सिमम के लिए ना आपको पहले ये समझना होगा कि कंपनी 2 प्रकार की होती है, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसके अंदर सिर्फ प्राइवेट कुछ सेलेक्टिव इंडिविजुअल्स ने ही पैसा लगाया होता है, कोई भी बाहर वाला पैसा नहीं लगाता। मतलब कॉमन पब्लिक को उसके शेयर खरीदने का राइट नहीं होता, ठीक है। सपोज मैंने और आपने मिलके, हम 2 लोगों ने मिलके कंपनी बना ली, तो जनता इसमें पैसा नहीं लगा सकती। हम जिसको अलाउ करेंगे बस वो लगा सकता है और वो हमारा मेंबर बन जाएगा कंपनी का। बट क्या मैं टाटा के शेयर्स खरीद सकता हूँ अभी भी? तो टाटा एक पब्लिक कंपनी है, पब्लिक को राइट है उसमें पैसा इन्वेस्ट करने का।
हमारी कंपनी में ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम एक प्राइवेट कंपनी है। तो प्राइवेट में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 मेंबर्स, पब्लिक में मिनिमम 7 मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। लिख लो अपने पास, प्राइवेट में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, पब्लिक में मिनिमम 7 मैक्सिमम अनलिमिटेड। ठीक हो गया, ये याद रखना। चलो आर्टिफिशियल पर्सन्स का मतलब क्या होता है, देखो पहले यहाँ पे देख लो, एटलीस्ट 2 पर्सन्स वॉलंटरी मस्ट ज्वाइन हैंड्स टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी, जबकि 7 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक कंपनी। आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी, अपने नाम से जानी जाती है। सेपरेट लीगल एंटिटी मैंने आपको बता ही दिया, कंपनी की अपनी अलग पहचान है, अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती है, किसी पे केस कर सकती है, कोई कंपनी पे केस कर सकता है, लोन ले सकती है, कुछ भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। कॉमन सील का मतलब होता है कंपनी का सिग्नेचर, कंपनी का स्टैंप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, होगा ही होगा, कोई भी कंपनी होगी उसकी कॉमन सील इंपॉर्टेंट रहेगी। लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी में सभी मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो कैसी होती है, लिमिटेड। आपने जितना पैसा लगाया है बस आप वहीं तक के लिए लाइबल हो। ठीक है, चलो जी। कंपनी कितने तरीके की मैंने आपको बता दिया, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी अलग है, पब्लिक कंपनी अलग है। देखो सबसे पहले प्राइवेट कंपनी देखो, प्राइवेट कंपनी हैज अ मिनिमम ऑफ 2 मेंबर, मैक्सिमम ऑफ 200 मेंबर। 2 से 200 हमारे पास प्राइवेट कंपनी में होते हैं, 50 पहले हुआ करते थे, 2 से 200 मेंबर हमारे पास प्राइवेट कंपनी में होते हैं। उसके बाद रेस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ इट्स मेंबर टू ट्रांसफर शेयर्स। मैंने आपको पहले बोला शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं होते, जिसके पास है उसी का रहेगा, वो बेच के नहीं निकल सकता, प्राइवेट कंपनी है। ठीक है। प्रोहिबिट्स एन इन्विटेशन टू पब्लिक, जनता भी शेयर्स नहीं खरीद सकती। हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹1 लाख, कम से कम 1 लाख रुपए से शुरू होगी और अपने नाम के पीछे पीवीटी एलटीडी यानी कि प्राइवेट लिमिटेड लगाएगी। तो प्राइवेट कंपनी में एक आप और डिफरेंस लिख सकते हो, प्राइवेट कंपनी में जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं मिनिमम वो 2 होंगे, पब्लिक में 3 होते हैं, वो भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 से 200 ट्रांसफर नहीं होंगे शेयर्स, पब्लिक नहीं शेयर खरीद सकती, पेड अप कैपिटल कम से कम 1 लाख और नाम के पीछे पीवीटी एलटीडी यानी प्राइवेट लिमिटेड लगा हुआ होगा हमेशा। पब्लिक कंपनी में क्या है, पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट नहीं है, बस एक्ट में तो ऐसा लिखा है, द कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी। बट इसका मिनिमम कम से कम 7 पर्सन्स, अपर लिमिट कोई नहीं है, अनलिमिटेड हो सकते हैं, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, पब्लिक शेयर खरीद सकती है, मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख का होता है इसके अंदर, और जो अपने पीछे जो वर्ड लगाती है वो सिर्फ लिमिटेड लगाती है। ठीक है, मतलब कि ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं, पीवीटी एलटीडी नहीं, खाली एलटीडी चलता है इसके अंदर। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क करेंगे और लर्न करेंगे बहुत अच्छे से। कोई भी आप 5 या 4 पॉइंट इसमें से याद रख सकते हो। प्रिविलेजेस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी ओवर अ पब्लिक कंपनी, अगर आपको कंपनी बनानी है तो प्राइवेट के क्या क्या बेनिफिट हैं। सबसे पहले 2 लोग ही चाहिए, वहां पे आपको 7 लोग चाहिए, तो 2 लोगों में ही काम हो जाएगा, कम लोग मिलकर कंपनी शुरू कर सकते हैं। नंबर 2, सिर्फ 2 डायरेक्टर चाहिए, मैंने बताया ना, वहां पे 3 चाहिए होते हैं। सच कंपनी कैन फाइल अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, मतलब आपको एक पूरा प्रोस्पेक्टस बनाने की जरूरत नहीं है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के बारे में सारी डिटेल दी होती है। तो ऐसा होता है कि कई बार प्रोस्पेक्टस जब हम बनाते हैं तो काफ़ी खर्चा आ जाता है, तो पब्लिक कंपनी के लिए कंपलसरी होता है, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट बना सकते हो जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। सिंपली इट कैन कमेंस इट्स बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो आप अगले ही दिन से बिजनेस शुरू कर सकते हो। पब्लिक कंपनी में फॉर्मेलिटीज ज़्यादा है। स्टैट्यूटरी मीटिंग, यानी जो आपको मीटिंग वगैरह रखनी है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, और यहाँ पे बहुत सारी मीटिंग्स कंपलसरी नहीं होती। पब्लिक कंपनी में हर मीटिंग में लोगों को मेल करने, लोगों से एक कंसेंट लेना, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से होल्ड कर सकते हो मीटिंग्स को। अ नॉन मेंबर कैन नॉट इंस्पेक्ट द कॉपीज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आपके प्रॉफिट एंड लॉस, आपके बैलेंस शीट, नॉन मेंबर को कोई राइट ही नहीं है। पब्लिक कंपनी के अकाउंट्स कोई भी चेक कर सकता है, वहाँ पे आपको पब्लिक रखने पड़ते हैं। लिमिट ऑन पेमेंट ऑफ मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्युनरेशन डजंट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम रेम्युनरेशन कितना होगा उसका कोई लिमिट नहीं दिया है, आप मैनेजर्स को कितना भी रेम्युनरेशन पे कर सकते हो। रेस्ट्रिक्शंस ऑन अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ एमडी डू नॉट अप्लाई। अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट, यानी जब आप मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो या रीअपॉइंटमेंट कर रहे हो, यानी दोबारा से किसी को डायरेक्टर बना रहे हो, तो उसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो पब्लिक कंपनी में होते हैं, यहाँ ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मेंटेनिंग ऑफ इंडेक्स ऑफ मेंबर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, आपके कितने मेंबर्स हैं उनका डेटा पब्लिक कंपनी को रखना पड़ता है, यहाँ इनको रखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी नीड नॉट
हैव क्वालिफिकेशन शेयर्स, वहाँ पे डायरेक्टर्स के पास क्वालिफिकेशन शेयर्स होने इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऐसे शेयर्स की कोई भी ज़रूरत डायरेक्टर को नहीं है। तो 10 पॉइंट है, कोई भी 6 आप याद कर सकते हो, काम चल जाएगा। सूटेबिलिटी, जब हम एडवांटेजेस और लिमिटेशंस को देखते हैं तो ये कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योर शुड चूज दिस फॉर्म। क्या देखे, कंपनी कब वो बनाए, कब वो सोल प्रोवाइडरशिप, पार्टनरशिप, HUF कब इग्नोर कर दे। कंपनी कब बनाए, जब उसका वेंचर काफ़ी बड़ा है, ठीक है, लार्ज स्केल पे उसको बिजनेस करना है, बिजनेस में काफ़ी फंड्स चाहिए, काफ़ी रिस्क टेकिंग बिजनेस है, और एंटरप्राइजेस टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड, काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये बेस्ट फॉर्म माना जाता है। टू कमेंस अ कंपनी इन इंडिया, इंडिया में अगर आपको कंपनी शुरू करनी है तो आपको क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो आइडिया होना चाहिए यार, जिसके पास आइडिया होता है उसको हम प्रमोटर बोलते हैं, ठीक है। द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी इज कंसीव्ड ईदर बाय अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्संस, जिनको हम प्रमोटर बोलते हैं। और एंटरप्रेन्योर्स आर बेसिकली द प्रमोटर्स, हमारे एंटरप्रेन्योर्स ही प्रमोटर्स होते हैं, जिनके दिमाग में आइडिया आता है कि यार बिजनेस शुरू करना चाहिए। सबसे पहले कंसीवमेंट ऑफ आइडिया होना चाहिए, स्कैन करो फिर उसको अच्छे से कि वो चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। फिर जितने भी रिसोर्सेज चाहिए उनको इकट्ठा करो, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन कराओ, इनकॉर्पोरेशन कराओ, फिर बिजनेस शुरू करो और एक्सपेंशन और ग्रोथ के बारे में सोचो। सिंपल सा प्रोसेस है, पूछा नहीं जाएगा, पार्ट ऑफ सिलेबस है तो हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या चाहिए अगर आपको अपनी कंपनी बनानी है। तो अगर कंपनी बनानी है भाई तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ कौन कौन से चाहिए होंगे। पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक करंट अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा, कंपनी के नाम का अकाउंट तो होगा ना, तो बिजनेस के लिए सेविंग अकाउंट नहीं चलता, करंट अकाउंट चलता है, ओके। अपनी कंपनी को रजिस्टर कराओ, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड जैसे भी कंपनी है। सर्विस टैक्स रजिस्टर करो, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, आजकल ये सर्विस टैक्स सेल टैक्स की जगह बस एक ही चलता है, GST। तो आप यहाँ पे लिखो सीधा GST रजिस्ट्रेशन कराओ। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो तो कस्टम्स में भी आपको एग्जाम लेना पड़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड वो आपको लेना पड़ेगा, है ना। आपको एक एंटरप्रेन्योरशिप मेमोरेंडम भरना पड़ता है DIC के पास, दैट इज ऑप्शनल, भरना है भर लो, नहीं भरना चलेगा। अप्लाई फॉर टैन, ठीक है, टैन नंबर होता है हमारे पास, जिस तरीके से आपका पैन होता है ना वैसे ही टैन होता है, सही है जी। परमिशन रिक्वायर्ड एट कंस्ट्रक्शन स्टेज, एम्प्लॉइज EPF, यानी जब कंपनी के लिए EPF काटना कंपलसरी होता है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड निकालना पड़ता है, और एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस, वही ग्रेचुटी, इंश्योरेंस, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब आप कंपनी चला रहे हो, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है सेल टैक्स, सेल टैक्स ID नंबर। सेल टैक्स वगैरह अब सिर्फ और सिर्फ GST चलता है, तो आप डायरेक्टली ये इग्नोर कर सकते हो। लास्ट आते हैं हमारे पास कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। सर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस कौन से होते हैं। देखो, जब कुछ लोग मिलजुल के एक बिजनेस सेटअप करते हैं अपने ही बेनिफिट के लिए, मेंबर्स के लिए ही, ग्रुप के लिए ही, उसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बिजनेस बोलते हैं। क्या है देखो, इसके अंदर याद रखना 10 एडल्ट मेंबर चाहिए होते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, अ कोऑपरेटिव इज अ डिफरेंट form of business enterprise, as here the main motive is not earning profit but mutual help। मैंने पहले ही बोला आपको, अपने लिए, बस एक दूसरे की मदद करने के लिए बिजनेस बनते हैं। It works with the principle of each for all for each। The Indian Cooperative Society Act 1912 define cooperative in section 4 as the society which has its objectives as the promotion of economic interest of its members। यानी 10-12 लोगों ने मिलकर एक बिजनेस सेटअप करा, सब ने थोड़ा थोड़ा पैसा लगा लिया, क्योंकि अकेला सामान खरीदेंगे तो महंगा पड़ेगा, बल्क में खरीदेंगे तो सस्ता पड़ेगा। सब ने कहा कि अब मिलकर ही खरीद लिया करेंगे, सबका फायदा हो जाएगा। इस बिजनेस को क्या बोल दिया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी बोल दिया गया, ठीक है। फीचर्स क्या होंगे, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है, अपनी इच्छा से आप बना सकते हो, इस पे बेस ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है। दूसरा, सर्विस मोटिव इनका मेन पर्पस होता है, सर्विस किसको देनी है, मेंबर्स को, अपने खुद के मेंबर्स को, प्रॉफिट अर्निंग इनका मोटिव नहीं है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, जो भी फायदा होगा वो आपस में ही ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, सरप्लस बांटने का इनका मोटिव रहता है। और लास्ट में गवर्नमेंट कंट्रोल। इन इंडिया द एक्टिविटीज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर रेगुलेटेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एंड द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट्स। Cooperative societies are required to submit their annual report and accounts to the registrar of cooperatives।
इसके बाद आता है रीजन फॉर नॉट चूजिंग द कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर। कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर क्यों नहीं लेते एंटरप्रेन्योर्स? सबसे पहले तो क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस, मतलब इस फॉर्म में आपको एक तो मोटिवेशन नहीं होता, क्योंकि पर्पस पैसा कमाना नहीं होता, सिर्फ अपने मेंबर्स की मदद करना होता है। बहुत ज़्यादा स्केलेबिलिटी नहीं होती, बहुत ज़्यादा इसके अंदर आप देखोगे कि रिस्क नहीं होता। तो बिजनेसमैन का ना दिमाग इस तरीके से होता है कि रिस्क लेना, प्रॉफिट्स कमाना, स्केल करना, डाइवर्सिफाई करना, एक्सपेंशन करना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ड्राइव फॉर इंडिपेंडेंस चाहिए होता है बिजनेसमैन को, टेंडेंसी टू बी प्रोजेक्ट चैंपियन, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सक्सीड एंड अर्न प्रॉफिट्स, ये सब इसमें होता ही नहीं है। क्रिएटिव इनोवेटिव नेचर के बिजनेस होते हैं, मस्ट बी ओन बोस एटीट्यूड होता है, लव फॉर बीइंग अ लीडर इन द फील्ड होता है, जील होता है मेजर मार्केट शेयर खरीद लेने का। तो ये सब नहीं होता इसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी में, इसीलिए यूजुअली लोग इसको सेलेक्ट नहीं करते। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था हमारे पास। टॉपिक का नाम है बिजनेस प्लान। तो देखो, प्लान शब्द आपने पहले भी सुना हुआ होगा। प्लान बेसिकली क्या होता है, एडवांस में, यहाँ पे तो बिजनेस प्लान में हम लोग रिटर्न लेते हैं, बट यूजुअली प्लान का मतलब क्या होता है, एडवांस में सोच के चलना कि आप क्या करने वाले हो, कौन कौन से इंटरनल फैक्टर्स होने वाले हैं, कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स होने वाले हैं, फ्यूचर में कुछ भी होने वाला है तो उसके लिए आप किस तरीके से मेंटली एज वेल एज रिसोर्सेज के साथ प्रिपेयर्ड हो। तो व्हाट इज अ बिजनेस प्लान? बिजनेस प्लान एक रिटन प्रूफ है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है, जिसमें हम आने वाले हर चीज के बारे में प्रेडिक्शंस पहले से ही लिख के चलते हैं, सभी फैक्टर्स को कवर करते हुए, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। ठीक है, व्हाट इज अ बिजनेस प्लान? इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिवली रिटन डाउन डॉक्यूमेंट। देखो जी, लिखित में रिटन डाउन डॉक्यूमेंट है, प्रिपेयर्ड बाय द एंटरप्रेन्योर, यूजुअली फाउंडर या प्रमोटर, जिसमें उसने सब कुछ लिखा होता है, रेलेवेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर। वो जो भी बिजनेस सेटअप कर रहा है उसके बारे में जितने भी फैक्टर्स हैं या जितने भी वेरिएबल्स आने वाले हैं, उन सबके बारे में पूरा प्लान लिखा होता है। इट इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ सेट ऑफ बिजनेस गोल्स, इसमें उसके गोल्स के बारे में लिखा होता है, द रीजंस दे आर बिलीव्ड अटेनेबल, क्यों उनको ऐसा लग रहा है कि वो पूरे किए जा सकते हैं, and the plan for reaching those goals along with the background information about organization or the team, सभी के बारे में कंप्लीट डिटेल होती है। Thus business plan is a comprehensive project report, ये एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, which not only encompasses the entire range of activities, सभी एक्टिविटीज आने वाली है, और इसके साथ साथ प्लान किस हद तक अचीवेबल है, अटेनेबल है, और क्या क्या रिसोर्सेज आपने सोचे हुए हैं, वो सब इसके अंदर गिवन होता है। यानी कि इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी ऑफ द प्रपोज्ड वेंचर। ठीक है, इससे होता क्या है, इससे प्रोविजंस बनाने आसान हो जाते हैं प्रोग्रेस में, इम्प्लीमेंटेशन में। इसके अंदर पोटेंशियल को डिस्कस कर लेते हैं हम सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट के, कि जो हम प्रोजेक्ट ले रहे हैं उसमें क्या पोटेंशियल है, किस हद तक वो सक्सेस होने वाला है, वो सारी चीजें बिजनेस प्लान में पहले से ही लिखी होती है। ठीक है, अच्छा, बिजनेस प्लान आर डिसीजन मेकिंग टूल्स। बिजनेस प्लान्स को ही क्या बोला जाता है, डिसीजन मेकिंग टूल्स बोला जाता है। सर, डिसीजन मेकिंग टूल्स क्यों बोला जाता है, क्या कारण है कि हम बिजनेस प्लान्स को डिसीजन मेकिंग टूल्स बोलते हैं? देखो, क्योंकि पहली बात, इसके अंदर सभी के सभी इनपुट्स के बारे में डिटेल होती हैं कि कौन कौन से इनपुट्स हैं जो एंटरप्राइज बनाने में, आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करने में यूज होने वाले हैं। हर चीज इसके अंदर पहले से ही लिखी होती है। एक्सप्लेनिंग द मोड ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज करने वाले हैं, कितने रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, कहाँ पे पैसा कम लगेगा, कहाँ पे ज्यादा लगेगा, सब चीजें। डिटेलिंग द स्ट्रैटेजीज फॉर द एग्जीक्यूशन, क्या स्ट्रैटेजीज हम यूज करने वाले हैं। आउटलाइनिंग द डिजायर्ड गोल्स, हमारे गोल्स क्या हैं, हमारा विजन क्या है, विजन, हमारा मिशन क्या है। असेसिंग द मार्केट सेंसिटिविटी, मार्केट कितनी सेंसिटिव है किसी भी प्रोडक्ट को लेके या सर्विस को लेके, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, सेल्स कितनी हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है वेंचर का। तो सारी चीजें हमारे बिजनेस प्लान में एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में बनी होती हैं। ठीक है, इसके बाद सर दूसरा टॉपिक क्या आता है, हु शुड राइट द प्लान। प्लान किसको लिखना चाहिए? देखो, हु शुड राइट द प्लान में तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आता है कि प्लान में हु शुड राइट द प्लान, इसका आंसर हमेशा एंटरप्रेन्योर होता है, कि जो एंटरप्रेन्योर है हमेशा वो प्लान को लिखता है। सर, किसकी मदद से लिखता है? वो डिस्कस करके लिखता है अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से, अपने लॉयर से, अपने सीएमओ से। सीएमओ होता है बेसिकली मार्केटिंग ऑफिसर, जिससे वो मार्केटिंग के बारे में सारी जानकारी ले लेता है, ऑपरेशंस की जानकारी ले लेता है सीओओ से। तो बेसिकली सभी प्रोफेशनल्स के साथ डिस्कस करके एंटरप्रेन्योर खुद ही प्लान को लिखता है। और प्लान में क्या क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है।
A business plan represents all the aspects of the business planning process, clearing vision and strategy alongside sub plans to cover. अब ये बेटा जी आपको मेनली याद करके चलना है कि यहाँ पे क्या ऐसी चीज है जो इसके अंदर डिटेल्ड में होंगी. सबसे पहले मार्केटिंग का प्लान होगा, फाइनेंस का प्लान होगा, ऑपरेशंस का प्लान होगा, ह्यूमन रिसोर्स का प्लान होगा, लीगल कंप्लाइंसेस के बारे में होगा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में होगा. यानी ये 6 चीज़ें अभी हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं बिजनेस प्लान में, और इसी में से क्वेश्चन आपका बनेगा. यूजुअली फाइनेंस और मार्केटिंग को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं. बट फिर भी हमें जो 6 चीज़ें प्लान में डिस्कस करनी है वो कौन कौन सी हैं हमारे पास? मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, ह्यूमन रिसोर्स, लीगल कंप्लायंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरा और ये रट के जाना बिल्कुल बहुत अच्छे से सारी चीज़ें. ऑलराइट, चलो अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस प्लान. बिजनेस प्लान क्यों इंपॉर्टेंट है सर? व्हाई अ बिजनेस प्लान इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट? देखो, एक प्लान हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो. आप बिजनेस स्टडीज पढ़ते हो, वहाँ पे भी प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है. आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, वहाँ पे भी हम हमेशा से माइक्रो और मैक्रो फैक्टर्स को कंसिडर करके चलते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हो तो किसी भी बिजनेस के लिए प्लानिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो क्या है, द बिजनेस प्लान इज वैल्यूएबल टू द एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर के लिए वैल्यूएबल होता है क्योंकि भाई उसका तो वेंचर ही है. इन्वेस्टर्स के लिए वो क्या समझ के, किस चीज़ को देख के पैसा लगाएं. वेंचर कैपिटलिस्ट, ये भी बेसिकली आपकी फर्म में पैसा लगा रहे हैं. बैंक्स भी आपको लोन दे रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसा दे रहा है. न्यू पर्सनल, सप्लायर्स, कस्टमर, एडवाइजर, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है. क्यों? क्योंकि बिजनेस प्लान सबसे पहले हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द वाइबिलिटी. वाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? अचीवेबल कोई चीज़ है या नहीं है, किस हद तक हम इस पर्टिकुलर वेंचर पे भरोसा कर सकते हैं. वाइबिलिटी ऑफ द वेंचर इन अ डेजिग्नेटेड मार्केट, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू द एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर को गाइडेंस मिलती है. सर गाइडेंस कैसे मिलती है? देखो, जब भी वो प्लान कर रहा होगा तो वो फ्यूचर के बारे में हर चीज़ सोच के चल रहा होगा कि फ्यूचर में ये हुआ तो ये करना है, ये हुआ तो ऐसे करना है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करेंगे. तो उसके पास ना एक आइडिया होता है कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है. तो फ्यूचर प्लान के लिए, फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम के लिए बेस बनता है हमारा प्लान. ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द रिसोर्सेज. कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? रिसोर्सेज किसी भी तरीके के हो सकते हैं, नॉट ओनली मनी बट ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है, मशीन भी हो सकती है. तो हर प्रकार के रिसोर्सेज, यहाँ पे रिसोर्सेज में हम पूरा लिख देंगे ह्यूमन रिसोर्स, मॉनिटरी रिजर्व्स, मॉनिटरी रिसोर्सेज, उसके बाद फिजिकल रिसोर्सेज. फिजिकल का मतलब हम मशीनों वगैरह की बात कर रहे हैं, वो सब कुछ इसमें आ जाता है. ऑब्टेनिंग ऑफ लाइसेंसेज आपको पता होते हैं कौन कौन से चाहिए. वर्किंग आउट विद लीगल रिक्वायरमेंट्स, जो भी गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब. तो ये सब प्लानिंग जब आप करते हो तो सब आपको पहले से पता होता है. उसके साथ साथ तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लान क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इट हेल्प्स इन सेटिस्फाइंग द कंसर्न्स. जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सप्लायर हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, आपसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स होंगे, है ना. कि इन्वेस्टर सोच रहा होगा कि यार पैसा क्यों दूं, सप्लायर मैं माल किस बेसिस पे दूं. तो वो सबके सभी क्वेरी सॉल्व कर देता है आपका बिजनेस प्लान. तो आपके पास एक प्री अप्रूव्ड पहले से बना हुआ बिजनेस प्लान है, उसकी मदद से सबके प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे. राइट. इट प्रोवाइड्स रूम फॉर सेल्फ असेसमेंट. आप खुद को चेक कर सकते हो, सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हो. रिक्वायरिंग एंटरप्रेन्योर टू थिंक through various scenarios and plan way to avoid obstacles, ताकि कोई problems ना आए. ठीक है. Though not desirable at times, business plan helps to realize the obstacles which cannot be avoided or overcome. देखो, बहुत सारी ऐसी problems होती हैं जिसको आप avoid नहीं कर सकते या आप उसको overcome नहीं कर सकते. आपको problems के साथ ही चलना होगा. बिजनेस है, बिजनेस में रिस्क है, प्रॉब्लम्स भी हैं. तो बिजनेस प्लान की मदद से आप ये भी देख सकते हो कि क्या चीज़ अवॉइड करने वाली है, क्या चीज़ अवॉइड करने वाली नहीं है. ठीक है. एज द इन्वेस्टर्स फोकस ऑन 4 C's. 4 C पे फोकस करते हैं इन्वेस्टर. 4 C कौन कौन से होते हैं? क्रेडिट, कैरेक्टर, कैश फ्लो, कोलेट्रल. कौन कौन से होते हैं? क्रेडिट, उधार, कैरेक्टर एंटरप्रेन्योर का, कैश फ्लो बिजनेस का, कैश फ्लो क्या रहने वाला है, कोलेट्रल यानी कितने लोग ऐसे हैं जो कंट्रीब्यूट करने वाले हैं उनके साथ साथ. इट इज द बिजनेस प्लान विच रिफ्लेक्ट द एंटरप्रेन्योर्स क्रेडिट हिस्ट्री. एंटरप्रेन्योर की क्या क्रेडिट हिस्ट्री है. एबिलिटी टू मीट डेट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, वो पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा.
द अमाउंट ऑफ पर्सनल इक्विटी इन्वेस्टेड, कितना पैसा उसने लगाया हुआ है, सर्विंग एज एन इंपॉर्टेंट टूल इन फंड प्रोक्योरमेंट, जो मदद करता है आपको फंड को प्रोक्योर करने में। तो ये तो था सब गाइस प्लान के बारे में, प्लान क्यों इंपॉर्टेंट है, प्लान कौन बनाए, प्लान क्या होता है, प्लान किस तरीके से हो सकता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट, कि प्लान बनेगा कैसे, हाउ अ बिजनेस प्लान इज फॉर्मुलेटेड, व्हाट इज अ फॉर्मेट ऑफ बिजनेस प्लान, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो द फॉर्मेट ऑफ अ बिजनेस प्लान, चेक करते हैं हमारे पास क्या लिखा है जी। देखो फॉर्मेट्स ऑफ बिजनेस प्लान, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, सावधान इंडिया सवाल लिख लेना भाई, ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस हाई हैं, एक्सट्रीम हाई हैं, बहुत अच्छे से करना इसको। द डेप्थ एंड डिटेल इन बिजनेस प्लान डिपेंड्स ऑन साइज एंड स्कोप ऑफ द प्रपोज्ड वेंचर। बिजनेस प्लान कितना डिटेल में होगा, कितने डेप्थ में होगा, ये डिपेंड करता है कि आपका वेंचर क्या है, भाई बिजनेस किस तरीके का है। अगर आपने कोई बिजनेस ही ऐसा देखा है जो बहुत डिटेल नहीं है, तो उसका प्लान भी छोटा होगा। कोई ऐसा बिजनेस देखा है जो बहुत ही डिटेल में जाता है, उसका प्लान ऑब्वियसली बड़ा होने वाला है ना। देयर इज नो फिक्स कंटेंट फॉर अ बिजनेस प्लान, कोई भी फिक्स कंटेंट नहीं होता, क्योंकि वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, वेंचर टू वेंचर, आइडिया टू आइडिया वेरी करता है। तो आप लिख सकते हो कि बिजनेस प्लान का कोई कंटेंट फिक्स नहीं होता, इट वेरी फ्रॉम वेंचर टू वेंचर। दस इट इज कॉमन फॉर स्पेशली स्टार्टअप्स टू हैव 3 or 4 फॉर्मेट्स। तो स्टार्टअप्स के लिए हमेशा से 3 या 4 फॉर्मेट्स ऑफ प्लान्स होते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट होता है एलिवेटर पिच, लिख के चलो अपनी कॉपी में, जो सबसे पहला फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच बिल्कुल छोटा सा 3 से 5 मिनट का समरी होता है, बहुत छोटा सा 3 से 5 मिनट का समरी होता है, जिसके अंदर मोटे मोटे ऑब्जेक्टिव, गोल, विजन, मिशन ये सब बताया और समराइज कर दिया, समझ गए, बहुत छोटा सा होता है। क्या होता है एलिवेटर पिच? इट इज अ 3-minute समरी ऑफ द बिजनेस प्लान्स executive summary. This is so often used as a teaser to awaken the interest of funders, customers और strategic partners. ये बेसिकली सामने वाले का इंटरेस्ट जगाने के लिए कि यार क्या एक्साइटिंग लेके आए हैं हम, क्या जबरदस्त लेके आए हैं। तो एक छोटा सा टीजर जैसे पिक्चर से पहले आता है ना, तो एक बड़े कॉम्प्रिहेंसिव प्लान से पहले जो एक छोटा सा टीजर दिखाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एलिवेटर पिच। दूसरा और इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास अ पिच डेक। नंबर 2 क्या होता है, पिच डेक विद ओरल नैरेटिव। इसका मतलब क्या होता है, ये एक स्लाइड शो होता है, बेसिकली प्रेजेंटेशन होता है, जिसके अंदर थोड़ा सा डिटेल समरी दिया होता है आपके विजन का, आपके वेंचर का, आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो, आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये तो हो गया 3 मिनट का एक समरी, जिसको हमने क्या बोल दिया, एलिवेटर पिच। अब हमारे पास क्या आ रहा है, पिच डेक। पिच डेक क्या है, अ होपफुल एंटरटेनिंग स्लाइड शो, मैंने बोला ना स्लाइड शो होता है, एंड ओरल नैरेटिव that is mean to trigger discussion and interest potential investors। इससे बेसिकली अब जो भी इन्वेस्टर आपके आइडिया में इंटरेस्टेड होगा, उसके माइंड में जो क्वेश्चंस आ रहे होंगे यहां से अराइज होंगे कि यार अब देखते हैं कि ये लोग कैसे काम करने वाले हैं। वो इन्वेस्टर के पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो अब आपको उसको सेटिस्फाई करना, आपको पैसा मिलेगा वहां से, ठीक है। रीडिंग द रिटन प्रेजेंटेशन, दैट इज द एग्जीक्यूटिव समरी and few key graphs showing the financial trends and key decision making benchmarks। तो एलिवेटर पिच हो गया सबसे पहले, फिर पिच डेक हो गया। तीसरी चीज क्या होती है सर, थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है हमारे पास पूरा डिटेल्ड रिटन प्रेजेंटेशन। तीसरा क्या होता है हमारे पास, रिटन प्रेजेंटेशन। ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए होता है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को भी डिटेल में सारी चीजें चाहिए ना, ठीक है। जैसे कि डिटेल वेल रिटन एंड प्लीजिंगली फॉर्मेटेड प्लान टारगेटेड एट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। एक्सटर्नल कौन है, बिजनेस से बाहर वाले, आपका सप्लायर, आपका क्रेडिटर है ना, आपका बैंकर, उनके लिए यूजुअली होता है ये। और चौथा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरनल ऑपरेशनल प्लान। इंटरनल ऑपरेशनल प्लान क्या होता है, इसके अंदर ये लिखा होता है कि मैनेजमेंट कैसे होने वाला है, डिसीजन मेकिंग कैसे होने वाली है, इंटरनली चीजें कैसे चलने वाली हैं, पैसा कहाँ यूज होने वाला है, किसकी क्या पावर्स हैं, क्या रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब। A detailed plan describing planning details that are needed by management but may not be of interest to external stakeholders। external के किसी काम का नहीं है, internal के काम का रहता है, ठीक है। परफेक्ट हो गया। तो 4 चीजें आपके पास इसके अंदर हमेशा से रहती हैं। सबसे पहला होता है एलिवेटर पिच, एलिवेटर पिच। दूसरा होता है पिच डेक, तीसरा होता है रिटर्न प्रेजेंटेशन, चौथा होता है इंटरनल ऑपरेशन। ये याद करना बहुत अच्छे से, ओके जी। चलो जी, अब कंपोनेंट ऑफ अ बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान जब बनाओगे
तो उस बिजनेस प्लान के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये कंपोनेंट हमें पढ़ने हैं। अब कंपोनेंट पढ़ते ही हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त, बट इस चैप्टर में है ही ये चीज़, पढ़ने ही ये है आपको डिटेल में। देखो सबसे पहले बिजनेस प्लान में क्या होना चाहिए भाई, जो प्लान बना रहा है उसके बारे में होना चाहिए सबसे पहले तो, और एक इंडेक्स होना चाहिए जिसमें सब कुछ लिखा होगी कौन से पेज पे क्या है। तो देखो सबसे शुरू में सबसे पहले होता है हमारे पास इंट्रोडक्टरी प्रोफाइल, ठीक है। जो प्लान बनेगा, जैसे यार तुम प्रोजेक्ट बनाते हो ना अपना स्कूल में, तो प्रोजेक्ट में सबसे पहले इंडेक्स होता है ना, वैसे ही प्लान में सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोडक्टरी प्रोफाइल, ठीक है। दिस इज द टाइटल और द कवर पेज विच प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ द बिजनेस प्लान, क्या होने वाला है, इंफॉर्मेशन ऑफ जनरल नेचर, जो भी इसके अंदर है वो सब, ठीक है। अब शुरुआत होगी प्लान की। सबसे पहले फाउंडर का, एंटरप्रेन्योर का, प्रमोटर का बायोडेटा होगा। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर्स बायोडेटा, नेम एंड एड्रेस क्या है उसका, क्वालिफिकेशंस क्या है, एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटीज क्या है, अगर पार्टनर्स हैं तो उनका नाम, कितने पार्टनर्स हैं, एड्रेस, डेजिग्नेशन, ईटीसी ईटीसी ईटीसी। यानी पहले कंटेंट टेबल, फिर एंटरप्रेन्योर के बारे में डिटेल, उसके बाद चलो वन ऑन वन फटाफट से सारी चीजें समझते चलना। उसके बाद होने वाला है इंडस्ट्री की प्रोफाइल। इंडस्ट्री की प्रोफाइल का क्या मतलब है, मतलब कि यार आप अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हो, आप पर्टिकुलर सपोज मैं एजुकेशन में हूँ तो मैं ये बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ, हमारी कंपनी का क्या नाम है, हम एडटेक में अगर हैं, एडटेक एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में अगर हम हैं तो वहाँ पे हम क्या विजन लेके आ रहे हैं, कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं, वो सब। नेम एंड एड्रेस ऑफ द एंटरप्राइज, टेलीफोन नंबर वगैरह आ जाएगा, नेचर ऑफ द बिजनेस, एनी ब्रांचेस, सिस्टर कंसर्न, सब। फिर क्या आता है, इंडस्ट्री हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, अब होता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, लीगल फॉर्म क्या है एंटरप्राइज का, भाई सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, क्या है। फिर प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट डिटेल्स का मतलब कि आप जो भी प्रोडक्ट लेके आने वाले हो वो प्रोडक्ट की क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कस्टमर को कैसे मदद करेंगे, यानी प्रोडक्ट का यूटिलिटी, यानी वो कस्टमर को किस हद तक सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट का रेंज, रेंज का क्या मतलब हो गया, उसकी वैराइटीज, उसका प्राइस, उसके बाद डिजाइन, कितने वेरियस डिजाइन्स बनाए जा रहे हैं, द यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट, यूएसपी होता है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, उस प्रोडक्ट में दूसरे प्रोडक्ट से क्या अलग है, आपका प्रोडक्ट कोई कस्टमर क्यों खरीदेगा, आपका क्या यूएसपी है ना, आप क्या अलग लेके आ रहे हो, आप क्या खास लेके आ रहे हो, वो हमारे पास यहाँ पे यूएसपी देना होता है। 4 हो गए जी। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस वेंचर। डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस वेंचर का क्या मतलब है जी, डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस वेंचर का मतलब है कि आपका जो बिजनेस है उसका क्या मिशन है, क्या विजन है, क्या सोच के आप ये स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, क्या प्लान है, वो सारी डिटेल्स इसमें देनी है। दिस सेक्शन जनरली बिगिंस विद द मिशन स्टेटमेंट बाय द एंटरप्रेन्योर, क्या वो साइज, स्कोप, नेचर क्या सोच के चल रहा है, व्हाट द एंटरप्रेन्योर होप्स टू अकम्प्लिश, वो क्या पाना चाहता है बिजनेस से, ठीक है। जिसमें क्लियर डिस्क्रिप्शन होगा कुछ एलिमेंट्स के बारे में, जैसे साइट, साइट का मतलब क्या होता है, साइट का मतलब होता है लोकेशन क्या रहने वाली है, अपनी प्रॉपर्टी होगी या लीज होल्ड होगी, लीज का मतलब रेंट पे ली हुई होगी, इंडस्ट्रियल एरिया होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लिया है नहीं ले लिया म्युनिसिपल अथॉरिटीज से, ये सब लिखा जाता है। फिर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास किसी भी तरीके का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मशीनों से लेके रॉ मटेरियल तक, क्या वो अवेलेबल है, अगर है तो कितना, नहीं है तो कैसे होगा, सब। रॉ मटेरियल है या नहीं है, वेदर इंडिजीनियस होगा, इंपोर्टेड होगा, कहाँ से आएगा, लेबर कौन सी यूज होने वाली है, ट्रेनिंग उनकी, वर्क फोर्स और वर्क लोड एनालिसिस प्रॉपर, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, लेबर हो गया। उसके बाद आता है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज का मतलब क्या होता है, यूटिलिटीज का मतलब आपको कौन कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, फ्यूल चाहिए तो कौन सा, वाटर चाहिए तो कितना, पावर कौन सा चाहिए होगा, वो सब इसके अंदर लिखना होता है। दिस इंक्लूड्स पावर, फ्यूल, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। बिजनेस प्लान नीड्स टू क्लियरली स्टेट कौन कौन सी यूटिलिटीज चाहिए, लोड सैंक्शन है या नहीं है, लोड का मतलब हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद सोर्सेज एंड क्वालिटी ऑफ वाटर यूज्ड, क्वांटम ऑफ कोल, ऑयल, ये सब, ये सारी डिटेल देनी होती है। देन नेक्स्ट इज पॉल्यूशन कंट्रोल। पॉल्यूशन को आप किस तरीके से कंट्रोल करने वाले हो, सीवेज सिस्टम कैसा है, वेस्ट डिस्पोजल किस तरीके से होगा, ये सब इसके अंदर। सीवेज सिस्टम, सीवेज ट्रीटमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, अरेंजमेंट फॉर डंपिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ अदर टाइप ऑफ वेस्ट, ये सब। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम क्या रहने वाला है,
रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, मोड्स एंड मीन्स ऑफ ऑप्टेड, मोड्स एंड मीन्स जो भी ऑप्टेड करे गए हैं, बॉटलनेक्स ड्यूली कवर्ड बाय बिजनेस प्लान, सब इसमें लिखा जाता है। ठीक है जी। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट इज मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। आपको कौन कौन से मशीनरी इक्विपमेंट्स को जरूरत पड़ेगी, उनकी डिटेल्ड लिस्ट। मशीन छोटी चाहिए, बड़ी चाहिए, लोकल आपको मिल जाएगी या इंपोर्ट करानी पड़ेगी, कितने दिन में हो जाएगी, वो सब मशीनरी के बारे में, इक्विपमेंट्स के बारे में। प्रोडक्शन प्रोसेस किस तरीके का होने वाला है, हमारा जो प्रोसेस है वो बेसिकली कैपिटल इंटेंसिव रहेगा या लेबर इंटेंसिव रहने वाला है, क्या वो सारी डिटेल्स इसके अंदर देनी होंगी। अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, साइज, कैपेसिटी, कॉस्ट, सोर्सेज, ये सब आ जाएगा। अ मेंशन ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, इंस्टॉल्ड लाइसेंस कैपेसिटी, प्लांट कितना होने वाला है, उसके बाद टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होगी, ये सब मैंने आपको बता दिया, सब बिजनेस प्लान में आता है। अब हमारे पास आ रहे हैं अलग अलग तरीके के प्लान्स जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए थे। देखो मैंने आपको दिखाए थे ना, यहाँ पे देखो, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन। तो अब हमारे पास अलग अलग तरीके के प्लान्स आने हैं जो हमें एक एक करके प्लान करने हैं कि बिजनेस प्लान में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो चेक करते हैं, सबसे पहले हमारे पास कौन सा आ रहा है। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं अब प्रोडक्शन प्लान। तो प्रोडक्शन प्लान के बारे में क्या है, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कोई एक्टिविटी होती है तो वो प्रोडक्शन होता है। अगर वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे सही से तो फिर सेल कैसे करेंगे, तो पहले तो प्रोडक्शन चाहिए ना। तो प्रोडक्शन प्लान वो हर चीज़ कवर करता है जिसके अंदर हमने गुड्स या सर्विस के प्रोडक्शन के बारे में डिटेल डिस्कशन करना है। क्या लिखा है, प्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर एंटरप्राइज बिकॉज इट इज एयर दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट टेक्स प्लेस। यही होता है, यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रांजिशन हो जाएगा रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स में, है ना, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, कैपिटल, मैन पावर एंड मशीनरी। ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन नीड्स टू बी वेल प्लान्ड, इसीलिए उनको अच्छे से प्लान करना पड़ता है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि 3 सिचुएशंस प्रोडक्शन प्लान में आ जाती हैं, यानी जो प्रोडक्शन प्लान है वो 3 सिचुएशंस में हमारे पास बेसिकली डिवाइडेड होता है। डिवाइडेड कैसे होता है, जैसे एक तो नो मैन्युफैक्चरिंग। नो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कि आप सपोज एक ट्रेडिंग कंसर्न हो तो आप खरीद के लाते हो और बेचते हो, वो हो गया नो मैन्युफैक्चरिंग। एक होता है पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग जो हम इसके बाद अगली स्लाइड पे पढ़ने वाले हैं। पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि हम कुछ पार्ट्स तो खरीद के लाते हैं, खुद अपने यहाँ प्रोड्यूस करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं। और एक होता है कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग, यानी सब कुछ हम ही बनाते हैं। तो जो प्रोडक्शन प्लान है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। 3 पार्ट्स कौन से होते हैं, सबसे पहला जब आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते हो, नो प्रोडक्शन, देन पार्शियल प्रोडक्शन, कुछ बनाते हो, कुछ खरीद के लाते हो, एंड देन कंप्लीट प्रोडक्शन अपने यहाँ पे ही होता है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, नो मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्वमेंट। इफ द न्यू वेंचर डजंट इंक्लूड एनी मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नो मैन्युफैक्चरिंग। तो ये क्लोज पूरा आपको छोड़ना होता है। उसके बाद दूसरा कौन सा आता है, देखो पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग और कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग। तो पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग में क्या लिखा है, तो बेसिकली प्रोडक्शन प्लान में 3 पार्ट्स बना के लिख दोगे ना, है ना। तो पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, इफ सम और ऑल द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज टू बी subcontracted or outsourced, then the production plan should describe name and location of subcontractor, कि आपने किसको दिया है वो प्रोडक्शन करने के लिए, reasons for their selection, उन्हीं को क्यों सेलेक्ट करा गया, क्या खर्चा और समय आने वाला है, any contract that have been completed, जो हो गए उनको क्लियरली मेंशन करना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, इफ द मैन्युफैक्चरिंग इज टू बी कैरिड आउट इन होल बाय द एंटरप्रेन्योर, वो खुद करेगा तो उसको सब कुछ लिखना होता है। फिजिकल प्लांट का लेआउट क्या होने वाला है, लेआउट मतलब कौन सी चीज़ कहाँ होगी, कितनी मशीनें होंगी, वो सब। मशीनरी इक्विपमेंट कौन कौन से रिक्वायर होंगे, रॉ मटेरियल सप्लायर कौन होगा, उसके बाद कॉस्ट कितना आने वाला है, और किसी भी तरीके का इक्विपमेंट अगर चाहिए वो सब। तो प्रोडक्शन प्लान याद रखना, प्रोडक्शन प्लान में 3 बातें लिखनी है। अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही तो हटा दो बिल्कुल, पार्शियल हो रहा है तो किससे करवा रहे हो वो प्रॉपर डिटेल, और फुल हो रहा है तो सारी डिटेल उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन प्लान। प्रोडक्शन प्लान हम क्यों बनाते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्शन प्लान यार इस वजह से बनाते हैं, ये सब चीज़ें देखने के लिए बनाते हैं। क्या चीज़ें, प्रोडक्शन शेड्यूल क्या है, मतलब कितने दिन में प्रोडक्शन हो जाएगा, बजट कितना लगने वाला है, मशीन इक्विपमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे, मैन्युफैक्चरिंग मेथड कौन सा यूज़ होने वाला है, प्लांट लेआउट क्या रहने वाला है, टाइम, मोशन, वर्क स्टडी। टाइम स्टडी में कितना समय लगेगा, मोशन मतलब कितना मूवमेंट होगा वर्कर्स का,
वर्क स्टडी में यानी टोटल ओवरऑल काम कितने देर में हो जाएगा, ठीक है, मैन पावर कितना चाहिए होगा, इन्वेंटरी कितना चाहिए होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोडक्शन प्लान। समझ गए प्रोडक्शन प्लान। अब इसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है ऑपरेशनल प्लान या ऑपरेशंस प्लान बोल दो, जिसमें हम अपने ऑपरेशंस, अपने काम करने को तरीके को लिखने वाले हैं। तो नेक्स्ट कौन सा आता है हमारे पास, ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान क्या है देखो, operational plan is a system whereby there is achieved a smooth and coordinated flow of work within the factory, so that by planning and control of all the productive operations in the stages of manufacture, final product is completed in accordance with the plans। इसका मतलब ये है कि हमारे ऑपरेशंस में कोई कमी ना रहे, हम पहले से ही सारी प्लानिंग करके चल लेते हैं। कोई भी डुप्लीकेशन ना हो, यानी कोई भी एक चीज़ दो बार ना बने, वेस्टेज ना हो, हमारे रिसोर्सेज हमारे पास वैसे ही लिमिटेड है, वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। इन सब के लिए जो प्लान बनता है उसको हम ऑपरेशनल प्लान बोलते हैं। क्या है इसके अंदर, वेयर द प्रोडक्शन प्लान एम्स एट प्लान योर वर्क, द ऑपरेशन प्लान इंश्योर वर्क योर प्लान। प्रोडक्शन बोल रहा था कि आप प्लान कर लो काम को, और ऑपरेशन किस पे फोकस करता है, वर्क योर प्लान, जो आपने प्लान करा है उसके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इट इज एक्चुअली अ ब्लूप्रिंट प्रिपेयर्ड राइट इन एडवांस ऑफ एक्चुअल ऑपरेशंस, ensuring orderly flow of material in the manufacturing process, material टाइम से आ रहा है या नहीं आ रहा है, facilitating continuous production, continuously चल रहा है या नहीं चल रहा है, lesser work in progress, कम से कम आधा अधूरा काम हो, and minimization of wastages, मैंने आपको पहले बताया वेस्टेज कम से कम होना चाहिए, coordinating the work of engineer, purchasing, production, selling, यानी सभी को एक साथ जोड़ के चलना। ऐसे नहीं है कि सामान खरीदने वाले ने खरीद लिया, बनाने वाला गायब है, तो ये सब ना हो। इसी वजह से आपको ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशनल प्लान की जरूरत होती है। डिस्क्राइबिंग द फ्लो ऑफ गुड सर्विसेज, इंट्रोड्यूसिंग अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी खराब ना हो, है ना, ये सब इसके अंदर आ जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशनल प्लान, ऑपरेशनल प्लान किस पे फोकस करता है, अगर आप ये 5 चीजें भी लिखाए तो काम हो जाएगा, आपका नंबर मिल जाएंगे। ऑपरेशनल प्लान बेसिकली क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम, प्लेस, कॉस्ट, इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है। सही क्वांटिटी बन रही हो यानी वेस्टेज नहीं होना चाहिए, ना ही ओवर यूटिलाइजेशन ना अंडर यूटिलाइजेशन। क्वालिटी में बेसिकली हम हर प्रोडक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, कम से कम समय में, सही जगह और सही खर्चे के साथ। तो ये आप मेनली ऑपरेशनल प्लान में 5 चीज़ें आप बेसिक लिख के आ जाओ, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशनल प्लान के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि देखो यार ऑपरेशनल प्लान जो होता है ना वो आपके सभी ऑपरेशंस पे ध्यान देता है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, ठीक है। तो एक बार इसको ध्यान से देखो कि क्या क्या चीजें हैं। लाइट क्यों बंद हो गई भाई, लाइट जलाओ भाई, लाइट जलाओ। सबसे पहले द फर्स्ट थिंग इज रूटिंग। रूटिंग का मतलब क्या होता है, रूटिंग का मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस कौन से एग्जैक्ट रूट से होके चलेगा, प्रोडक्शन से लेके कस्टमर तक हर चीज, वो इसका एग्जैक्ट रूटिंग। क्या लिखा हुआ है, routing is a process concerned with determining the exact route or path of a product right from raw material till its transformation into finished products, यानी कि raw material से लेके finished products तक और उसके बाद भी कस्टमर तक भी। मतलब ऑपरेशनल प्लान बहुत डिटेल हो सकता है, बट यहाँ पे फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट की किस तरीके से रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट्स तक वो चीज़ें बनता है। क्योंकि हम लोग यार इसको प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं ना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं ज़्यादा ही डिटेल में चले जाता हूँ, बट आपकी किताबों में सिर्फ इसको टू द पॉइंट लिखा गया है। बट जब आप एग्जैक्ट रूटिंग करते हो ना अपने ऑपरेशंस की, तो इवन वो रॉ मटेरियल से ही नहीं, वो रॉ मटेरियल इकट्ठा कहाँ से होगा उसके पहले से भी शुरू हो जाता है, और कब तक वो प्रोसेस होके कस्टमर तक जा रहा है हर चीज़ का रूट होता है। तो वो सब ऑपरेशंस का पार्ट होता है, ठीक है। शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है भाई, टाइम फिक्स करना, शेड्यूल करना हर चीज को, राइट। तो शेड्यूलिंग सिंपली मींस फिक्सेशन ऑफ टाइम, डे, डेट व्हेन ईच ऑपरेशन इज टू बी कमेंस्ड एंड कंप्लीटेड, दिस इज सफिशिएंट। डिस्पैचिंग, डिस्पैचिंग का मतलब बेसिकली प्रोडक्ट को फाइनली डिस्पैच करना, राइट। द प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग प्रोडक्शन इन अकॉर्डेंस विद प्री कंसीव्ड प्रोडक्शन प्लान इज सेड टू बी dispatching. This includes issuing necessary order, instruction, guidelines and information to work pertaining to given practical shape. Production plan को एक practical shape देना है हमें अब यहाँ पे, ठीक है जी। इसके बाद क्या आता है, follow up. Follow up is basically evaluate करना कि as per
प्लान काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। फॉलो अप और एक्सपीडिटिंग रिलेट्स टू इवैल्यूएशन एंड अप्रेजल ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। ठीक है, कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब फॉलो अप के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। फॉलो अप एलिमेंट हेल्प्स द एंटरप्रेन्योर, क्यों मदद करते हैं? नंबर 1 रिव्यू करने में कि प्रेजेंट सिचुएशन अभी आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। दूसरा परफॉर्मेंस को चेक करने में कि जो डिपार्टमेंट्स हैं जो कौन से सही हैं, कौन से आगे चल रहे हैं, कौन से पीछे रह गए हैं, तो उनको क्विकली ताकि ठीक करा जा सके। रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ प्रोडक्शन, ऑब्स्टिकल्स हटाना। और लास्ट में क्वालिटी इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्शन में भी हमें ये मदद करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद क्या आता है गाइस? शिपिंग। शिपिंग क्या है? दिस सेक्शन गोज बियॉन्ड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। भाई अब तो मैन्युफैक्चरिंग से बाहर आ जाओगे, है ना। फ्लो ऑफ गुड सर्विसेज फ्रॉम प्रोडक्शन टू द कंज्यूमर। देखो मैंने बोला था ना, अब आपका ऑपरेशंस जो है वो बहुत दूर तक जाते हैं, तो जो ऑपरेशनल प्लान है उसमें कस्टमर तक का हर चीज आपको चेक करनी है। ठीक है। दिस पार्ट इज अ डिटेल्ड प्रेजेंटेशन बाय द एंटरप्रेन्योर एक्सप्लेनिंग द क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है टाइम वाइज, डेट वाइज, हर चीज का स्टेप in completing a transaction by efficiently and profitably. Operation plan is greatly affected by nature of the venture. Venture कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है, किस स्केल पे हो रहा है, टेक्नोलॉजी कौन सी लगी हुई है, वो सब। चलो जी, दिस इज सॉर्टेड। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। अब ये सिंपल है, ये बेसिकली आप अभी पूरा फर्स्ट पार्ट पढ़ के आए ना कि किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, क्या आप सोल प्रोप्राइटर हो, क्या आप पार्टनरशिप में जाने वाले हो, या आप कॉर्पोरेट बना रहे हो, एचयूएफ में जा रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का है। तो ये प्लान बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का एक डिटेल्ड रिव्यू देता है। तो इसमें क्या है, यू मे स्टार्ट एनी काइंड ऑफ बिजनेस बट ऑल ऑफ देम विल फॉल इनटू द 4 बेसिक कैटेगरीज। कोई भी बिजनेस हो, 4 बेसिक कैटेगरीज में वो बिजनेस आ सकता है, जैसे कि या तो वो मैन्युफैक्चरिंग होगा, या होलसेल होगा, रिटेल होगा, सर्विस होगा। इसमें से कहीं ना कहीं वो बिजनेस फॉल करेगा, है ना भाई। या तो तुम मैन्युफैक्चर कर रहे होगे, कुछ बना रहे होगे, बल्क में डील कर रहे होगे, होलसेल, छोटे पार्ट्स में कर रहे होगे, रिटेल, सर्विस प्रोवाइडर होगे, तो इसमें कहीं ना कहीं आप आओगे ही आओगे। तो ईच टाइप ऑफ बिजनेस डिफर, अलग अलग हो सकता है वो। कमेंसमेंट प्रोसीजर्स कैसे करा आपने, लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स, क्या लीगैलिटीज है, क्या पेपर वर्क है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, पैसे की कितनी जरूरत है, अकाउंटिंग मेथड कौन सा यूज कर रहे हो, मार्केटिंग कौन सी यूज कर रहे हो। इवन हम मार्केटिंग के बारे में भी आगे पढ़ने वाले हैं, बट इसके अंदर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्लान क्या क्या आता है? टर्म्स एंड कंडीशन एसोसिएटेड विद द सेलेक्टेड फॉर्म। भाई अगर तुम पार्टनरशिप हो तो वहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से करना पड़ेगा। सोल प्रोप्राइटर हो तो सोल प्रोप्राइटर में कोई ऐसा खास फॉर्मेलिटीज नहीं होती। अगर आप कंपनी हो तो कंपनीज एक्ट के अनुसार। तो सबसे पहले आपको टर्म्स एंड कंडीशंस देखनी है। लाइंस ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, किसको कितनी पावर्स दी जाएंगी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेम्स, डेजिग्नेशंस, एड्रेस एंड रिज्यूमेज ऑफ द मेंबर्स, लोगों के पास कितना स्टेक होने वाला है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अब सारी डिटेल देना वो इसमें आता है। उसके बाद क्यों इंपॉर्टेंट होता है, देखो बेसिकली स्पेसिफाइंग द टाइप ऑफ स्किल्स नीडेड एंड रोल्स व्हिच मस्ट बी फिल्ड, इट हेल्प्स टू डिसाइड एंटरप्राइज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्राइज में कौन कौन लोग की जरूरत होगी, कैसे वो काम करने वाले हैं, इसमें हेल्प मिलती है। रिप्रेजेंटिंग द एटीट्यूड, बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्टाइल्स, दस चॉकिंग आउट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बेसिकली फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही चीजों को कवर करता है ये आपका प्लान। इसके बाद अब हमारे पास आ रहा है फाइनेंशियल प्लान, जो कि अपने आप में फाइनेंस की बातें करना वाला है। सर फाइनेंशियल प्लान में हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखो जी, फाइनेंशियल प्लान में हम सबसे पहले कितने पैसों की जरूरत होने वाली है, दूसरा सोर्स ऑफ फंड क्या होगा, ये पैसा कहाँ से आएगा, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस, इक्विटी होगा, डेट होगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग बेसिकली फाइनेंसिंग डिसीजंस के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, डिसबर्स कैसे होंगे, यानी इन्वेस्टमेंट कहाँ उसको लगा रहे हो भाई साहब, आरओआई का चक्कर बाबू भैया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आने वाला है। ठीक है। द अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल, लो जी कैश फ्लो, मतलब कि भाई जी फाइनेंस की जब हम बात करते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखनी है कि कैश फ्लो है या नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रॉफिट है या नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ लगाया जाएगा, आरओआई आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सब इसका पार्ट है। ठीक है। जनरल फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ द वेंचर। ओके देखो जी, लो जी मैं आपको यही बता रहा था अभी सब सॉरी यार, तबीयत बिना ठीक ही नहीं हो रही है। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लान क्या क्या आ जाता है?
प्रोफॉर्मा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट का मतलब कहाँ इन्वेस्ट होगा, कहाँ, कौन से एसेट्स में, कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट होगा, कितना आरओआई आने वाला है, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आने वाला है। दूसरा प्रोफॉर्मा फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग का मतलब है सोर्सेस, इक्विटी होगा या डेट होगा, लोन लोगे, शेयर इशू करोगे, डिबेंचर इशू करोगे, क्या। प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट्स, बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो रही है, प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट। प्रोफॉर्मा कैश फ्लो, कैश फ्लो में आपकी लिक्विडिटी की बात हो रही है। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है सर? लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश भी अवेलेबल है या नहीं है। कई बार ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट्स अच्छे होते हैं, सेल्स अच्छी होती हैं, बट वो उधार की होती हैं, तो उनके पास कैश नहीं होता है। प्रॉफिट तो दिख रहा है अच्छा खासा, लेकिन भाई साहब पैसा आया ही नहीं, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट आप जानते हो, आपकी वेल्थ, एसेट्स, लायबिलिटीज देखना, और ब्रेक इवन। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है? बेसिकली नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होता है ब्रेक इवन। नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन इज नो प्रॉफिट नो लॉस, की फर्म ने जितने भी खर्चे हुए थे वो सब कवर कर दिए, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया, अब इससे आगे बढ़ना है तो ग्रोथ हो जाएगी, तो हमें फायदे होने वाले हैं, तो ब्रेक इवन भी ढूंढना होता है। तो फाइनेंशियल प्लान में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होंगे, फाइनेंसिंग होंगे, प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट होगा, कैश फ्लो होगा, बैलेंस शीट होगा, और ये सब एक साल का होता है। बेसिकली आने वाले एक साल का एक एस्टिमेटेड होता है। ठीक है जी, ये काफी इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल प्लान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको स्क्रीनशॉट लो, साउदर्न इंडिया सवाल लिखो, याद करना इसको। अब देखो प्रोफॉर्मा इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या आता है। मैंने इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको पहले ही बताया कि एक एक चीज इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल्ड। दिस पार्ट ऑफ प्लान रिलेट्स टू हाउ द एंटरप्राइज फंड्स आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट्स, है ना, ताकि हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये पूरा है ही आरओआई के ऊपर यार, कि तुम कितना कमाने वाले हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है। ठीक है, देखो जी, केयरफुली एंड सिक्वेंशली द एंटरप्रेन्योर शुड मेंशन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। लैंड बिल्डिंग में कितना चाहिए, मशीनरी प्लांट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मार्जिन फॉर वर्किंग कैपिटल। देखो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो बिजनेस को रेगुलर बेसिस पे चलाने के लिए पैसा चाहिए उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। बिजनेस सेटअप के लिए जो पैसा चाहिए उसको फिक्स कैपिटल बोलते हैं, वो लैंड बिल्डिंग मशीनरी प्लांट में आ जाता है। बिजनेस शुरू होने से पहले जो खर्चे आएंगे उनको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो इन टर्म्स के बारे में आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन समझ गए। इसके बाद अब देखो बेसिकली फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग में मैंने आपको बताया कि पैसा कहाँ से आएगा, व्हाट विल बी द सोर्सेज। क्या वो ओनर्स फंड्स होंगे यानी शेयर्स होंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स होगी, या बोरोड फंड्स होंगे, हम लोन लेंगे, हम फ्रेंड से बोरो करेंगे, हम पब्लिक से बोरो करेंगे यानी डिवेंचर्स। तो क्या होने वाला है, ओनर्स फंड्स होंगे या बोरोड फंड्स होंगे। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में हम नेट प्रॉफिट की बात करने वाले हैं कि हम कितना प्रॉफिट्स कमाने वाले हैं, हमारा क्या ग्रॉस प्रॉफिट है, हमारा क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, हमारा क्या नेट प्रॉफिट है। तीनों तरीके के प्रॉफिट्स आप यहाँ पे लिख के आओगे कि इनकम स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तुम्हारा टीचर कॉपी चेक करेगा ना, वो बोलेगा यार कितना पढ़ा लिखा बच्चा है, सब पता है इसे एक्चुअल बिजनेस के बारे में। दैट इज व्हाई आई लव एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि हम लोग ये रेगुलर बेसिस पे अपने ऑपरेशंस में देखते हैं, तो ये चीज़ बहुत काम की है। ठीक है जी, इसके बाद सर नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है प्रोफॉर्मा कैश फ्लो। जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी कंपनीज की सेल्स बहुत अच्छी हैं, बट उधार में होती है तो कैश आता नहीं है, तो उनको लिक्विडिटी में दिक्कत आती है, वो कुछ खरीद नहीं पाते हैं क्योंकि पैसा नहीं होता उनके पास। प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन पैसा आएगा तो प्रॉफिट आएगा ना, समझ रहे हो, ये इसमें आता है। प्रॉफिट एंड कैश फ्लोज आर नॉट द सेम। व्हेन फ्रॉम सेल्स वी सब्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस, द रिजल्ट इज प्रॉफिट। व्हेन फ्रॉम कैश रिसिप्ट्स वी सब्ट्रैक्ट पेमेंट, द रिजल्टेंट फिगर इज कैश फ्लो। तो बेसिकली इसमें सारा प्रोजेक्टेड कैश अवेलेबल लिखा जाता है। ठीक है, प्रोफॉर्मा बैलेंस शीट, दिस डॉक्यूमेंट हेल्प्स टू रिफ्लेक्ट द पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। ठीक है, ब्रेक इवन, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है और कौन से प्लान का पार्ट होता है। तो याद रखना, ब्रेक इवन आपका फाइनेंशियल प्लान का पार्ट बनेगा। और है क्या ये? wants to maximize its profit. The break-even point is that level of volume of production at which firm neither makes a profit nor a loss. Total revenue is equal to total cost at a given level of capacity. ठीक है जी, ब्रेक इवन समझ गए। अगला प्लान आ रहा है अब मैन पावर प्लानिंग। देखो ऑपरेशन देख लिया, ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, फाइनेंस देख लिया, अब हमारे पास कौन सा वाला आ रहा है? अब हम प्रोडक्शन देख लिया, अब आ रहा है मैन पावर। मैन पावर का मतलब बेसिकली लेबर, बेसिकली जो लोग काम करने वाले हैं, स्टाफ जो काम करने वाले हैं, उसके बारे में इसमें आने वाला है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन अ नंबर ऑफ पर्संस जॉइन हैंड्स।
All these people work to achieve the organizational goals set by the entrepreneur. Human resource is of paramount importance for the success of any organization. Manpower planning does helps. हमें मदद करता है to assess what kind of people are required. किस तरीके की लोगों की रिक्वायरमेंट होगी. How many people are required. कितने लोगों की ज़रूरत होगी. How will they be selected. वो किस तरीके से सेलेक्ट करे जाएंगे. तो ये सब हमारे पास इसके अंदर आ जाता है. ठीक है. इसके बाद व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड, ये सब आप डिटेल में देख लो एक बार कि क्या क्या चीजें होती हैं. टू कैरी ऑन द वर्क ईच ऑर्गेनाइजेशन नीड्स पर्सोनेल विद द नेसेसरी क्वालिफिकेशन, स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस. ये सब चेक करना है. कितने लोगों की जरूरत होगी उसका कैसे पता करोगे. टोटल काम कितना है. एवरेज पर्सन कितनी देर में काम कर लेता है. एब्सेंटिज्म यानी छुट्टी कितनी एक्सपेक्टेड है आपको कि एक लोग करते हैं. रेट ऑफ लेबर टर्नओवर यानी लेबर किस तेजी से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ती है, इसको हम लेबर टर्नओवर बोलते हैं. तो ये सब चेक करके कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है आप एस्टिमेट कर सकते हो. इसके बाद क्या आता है हमारे पास, हाउ टू प्रोक्योर पर्सोनल. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. आप लेबर को लाओगे कहाँ से भैया. सही इंसान सही जगह पे होना चाहिए, ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहाँ से लाओगे. सबसे पहले करना पड़ेगा रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंड्यूस करना कि वो आपके जॉब के लिए अप्लाई करें. अगर कम लोग अप्लाई करेंगे तो उतने ही चांसेस कम है कि आपको अच्छी लेबर मिलेगी. तो जितने ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे उतने अच्छे चांसेस है कि लेबर मिलेगी. उसके बाद सिलेक्शन, यहाँ पे आप बेसिकली सेलेक्ट करते हो सही इंसान को. उसके बाद लास्ट में ट्रेनिंग, उसको ट्रेन करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से. तो रिक्रूटमेंट होगा, सिलेक्शन होगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होने वाला है. ठीक है. इसके बाद क्या आता है सर, इसके बाद आता है हमारे पास मार्केटिंग प्लान, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मार्केटिंग जान होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की. कोई भी प्रोडक्ट, बर्गर किंग कोई सबसे अच्छा बर्गर थोड़ी ना बेचता है, या मैकडोनल्ड्स कोई सबसे अच्छा बर्गर थोड़ी ना बेचता है, लेकिन उनकी मार्केटिंग इतनी ज़बरदस्त है कि वो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स कर पा रहे हैं. देख रहे हो. तो मार्केटिंग जान डालता है ऑर्गेनाइजेशन में. क्या है मार्केटिंग प्लान. दिस सेक्शन गोज बियॉन्ड द प्रोडक्शन प्रोसेस बाय डिस्क्राइबिंग द मार्केट कंडीशंस एंड स्ट्रैटेजीज रिलेटेड टू. क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज बनानी होगी. आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में, उनके प्राइस के बारे में और उनके प्रमोशन के बारे में. देखो पहले तो प्रोडक्ट और सर्विस होंगे क्या, दूसरी चीज़ उनका प्राइस क्या होने वाला है, और तीसरी चीज़ उनका प्रमोशन कितने अच्छे से किया गया है. द मार्केटिंग प्लान रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन द बिजनेस प्लान फॉर अ न्यू वेंचर as it effectively establish how the entrepreneur will complete and operate in the marketplace by providing answers to 3 basic questions. 3 बेसिक चीज़ें हैं. Where have we been, इसका मतलब हिस्ट्री ऑफ द मार्केट प्लेस, मार्केटिंग स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होने वाली है, और मार्केट अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है. वेयर हैव वी बीन में बेसिकली अपने बारे में जानकारी लेनी है हमें. तो सबसे पहले सवाल में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है बेसिकली कि हम कहाँ पर हैं. यानी हिस्ट्री ऑफ द मार्केट प्लेस कैसा रहा है, मार्केटिंग स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होंगे हमारे नए वेंचर के, और दूसरा अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या होने वाले हैं. ठीक है. देन हम कहाँ जाना चाहते हैं, वेयर डू वी वांट टू गो, यानी अगले 12 महीने में हम अपनी मार्केटिंग को यूज करके कहाँ पहुँच सकते हैं. तीसरा, हाउ डू वी गेट देयर, कैसे पहुँचेंगे, कौन सी स्पेसिफिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हम लगाएं. क्या हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, क्या हम ऑफलाइन मार्केटिंग करें, या जो भी स्ट्रैटेजी आप लगाना चाहो, कैसे होगा वो, और कौन रिस्पॉन्सिबल होगा एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए. ये आपका बेसिक इसके अंदर एक्टिविटीज़ आती हैं. मार्केटिंग प्लान कैसे बनेगा यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ मार्केटिंग प्लान, इसको सावधान इंडिया सवाल लिख लेना, ये पेपर में पूछे जाने के चांसेस रहेंगे. नंबर 1, सबसे पहले वेयर वी हैव बीन, मेन बात ये है, इट इज़ द क्वेश्चन रिस्पॉन्डेड एज टू फर्स्ट स्टेप इन डिजाइनिंग द मार्केटिंग प्लान. यानी हमारी पास्ट परफॉर्मेंसेस, या अगर एक नया वेंचर है तो आप कितना प्रिपेयर्ड हो, ये बेसिकली आपको देखना है. पास्ट परफॉर्मेंसेज एंड अचीवमेंट ऑफ द एंटरप्राइज आर स्टेटेड इन, बट फॉर अ न्यू वेंचर फोकस शिफ्ट. अगर पुराना वेंचर है तो पुरानी परफॉर्मेंसेज और एनालिसिस के ऊपर ये बनता है. अगर कोई नया है तो फिर एंटरप्रेन्योर का क्या पर्सनल प्रोफाइल है, यानी वो किस तरीके से चीज़ों को करता है. प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे कितना एम्फेसिस है, प्रोडक्ट किस तरीके से बनाया जा सकता है, या कौन सा प्रोडक्ट है जो दूर तक पहुंच सकता है, ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे सकता है.
व्हाट्स नीड इट सेटिस्फाइज, कौन कौन सी नीड है जो सेटिस्फाई करता है। दूसरा, टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करना। देखो पहले तो खुद का एनालिसिस हो गया, ये जो होता है ना बेसिकली ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता है। सबसे पहला तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, यानी अपने कॉलर के अंदर झांक लो भैया कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो। अब अपना टारगेट मार्केट देखो, आप कौन से मार्केट को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। यानी फॉर अ न्यू वेंचर इट इज वेरी इसेंशियल टू डिफाइन द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स जिनकी नीड्स वो एंटरप्राइज फुलफिल करने वाला है। सही है। तो इस सिनेरियो में फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि मोबाइल फोन्स हैं, अब मोबाइल फोन्स बेसिकली यूथ को टारगेट कर रहे हैं, तो उनका टारगेट मार्केट यूथ है। समझ गए। हर कंपनी का अपना एक टारगेट मार्केट होता है, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टारगेट मार्केट इज प्रेटी tedious task as it involves deciding what the general market or industry entrepreneur wishes to pursue। मतलब काफी मुश्किल रहता है। पहले ये देखना है कि मार्केट में क्या चल रहा है, कस्टमर कहाँ है कहाँ नहीं है, ये ढूंढना पड़ता है। उसके बाद डिवाइड द मार्केट इनटू स्मॉलर ग्रुप्स, जो मार्केट है उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दो। जैसे कि सबसे पहले किस बेसिस पे करोगे, किस बेसिस पे हम डिवाइड करने वाले हैं, स्टेट कंट्री के बेसिस पे, यानी सबसे पहले तो ज्योग्राफी के बेसिस पे कर सकते हो। ठीक है, कि कौन कौन से स्टेट, कौन कौन से कंट्रीज, कौन कौन से सिटी में आप प्रोडक्ट भेजने वाले हो। उसके बाद डेमोग्राफिकली कर सकते हो कि क्या सेक्स रहने वाला है, क्या एज रहने वाला है, जेंडर वगैरह के बेसिस पे कर सकते हो। उसके बाद साइकोग्राफिक्स का मतलब होता है पर्सनालिटी, लाइफस्टाइल, रूरल अर्बन, ये बेसिकली इस आधार पर भी कर सकते हो। तो आपने अपने टारगेट मार्केट को, ऑडियंस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद बाइंग सिचुएशंस क्या रहने वाली है, यानी बाई के टाइम पे आप क्या कंडीशंस रखने वाले हो, फुल कैश रखोगे या आप ईएमआईज भी देने वाले हो, बाइंग कंडीशंस क्या होने वाली हैं कस्टमर के लिए, यूजेज बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं। उसके बाद सेगमेंट का मतलब कि आप पहले कौन से सेगमेंट को टारगेट करना चाहते हो, आप पहले कौन से स्टेट को, कौन से कंट्री को टारगेट करना चाहते हो, और लास्ट में अपना एक प्लान डेवलप कर लो। बस उसके बाद होता है डेवलपिंग अ मार्केटिंग प्लान। ठीक है जी। अब आता है स्वॉट एनालिसिस करना। सर मार्केटिंग में भी स्वॉट एनालिसिस करना पड़ता है? यस, बिल्कुल करना पड़ता है। देखो स्वॉट क्या होता है, स्वॉट होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अब ये जो शुरू के दो है ना, स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये इंटरनल होती है, मतलब इसमें हम हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बात करते हैं। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल होते हैं, अपॉर्चुनिटी बाहर से आती है और नुकसान भी हमें कोई बाहर से ही पहुंचाता है। तो स्ट्रेंथ वीकनेस इंटरनली चेक करो और अपॉर्चुनिटी थ्रेट बाहर से चेक करो। ठीक है, आपके स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। मार्केटिंग प्लान नीड्स टू कंसिडर ये सब कुछ ऑफ द न्यू वेंचर टू एंश्योर इट सक्सेस। उसके बाद एक गोल स्टैब्लिश करो, वेयर डू वी वांट टू गो, कहाँ पहुंचना चाहते हो, किस लेवल की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ये सब इसमें डिफाइन करना होता है। ठीक है जी। बस अब क्या आता है आपके पास, डिफाइन करो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को, कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आप यूज करोगे, मतलब आप कैसे पहुंच सकते हो। अभी तो बोला ना वेयर यू वांट टू, अब हाउ यू कैन रीच देयर। सही। तो हाउ डू वी गेट देयर, डिमांड स्पेसिफिक एक्टिविटीज टू बी आउटलाइंड टू मीट द एंटरप्राइज टारगेट। और इसके अंदर हम 4 P's पे काम करते हैं। 4 P's कौन से होते हैं हमारे पास, आप आगे भी आने वाले यूनिट्स में ही पढ़ोगे, जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। प्रोडक्ट में हम ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग के बारे में बात करते हैं। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग कि हमारे प्रोडक्ट की क्या ब्रांडिंग होगी, पैकेजिंग कौन सी होगी, लेबल कैसे करोगे। प्राइस में आप प्राइस कैसे सेट करोगे, ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, कॉस्ट कितना आ रहा है, कॉम्पिटिटर कितने में बेच रहा है, आपके कस्टमर को यूटिलिटी किस हिसाब से मिल रही है। प्रमोशन कैसे करोगे, प्रमोशन के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग का मतलब 1-to-1 बेचोगे क्या, पब्लिक रिलेशंस, पीआरडी का काम होता है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होते हैं पूरे है ना। और सेल्स प्रमोशन में आप अलग अलग डिस्काउंट्स ऑफर देते हो। प्लेस में मेनली हम चैनल्स की बात करते हैं कि आप प्रोडक्ट को कैसे लेके जाओगे, ट्रांसपोर्टेशन क्या रहने वाला है, कितने लोग बीच में होंगे, ये सब हम देखते हैं। ठीक है, बस लास्ट में आपको क्या करना है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बन गई, अब आप इम्प्लीमेंटेशन कर दो। इम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब है, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि बस आपने जो भी प्लान्स बनाए हैं उसको इम्प्लीमेंट करो और मॉनिटर करो कि ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो बहुत सारे टाइप्स ऑफ बिजनेस प्लान्स पढ़े हमने, प्रोडक्शन पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, ऑपरेशनल पढ़ा, फाइनेंस पढ़ा, मार्केटिंग पढ़ा, कितने सारे टाइप्स ऑफ बिजनेस प्लान्स हैं। इन्हें आपको ध्यान से देखना है और आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है जी।
एक लास्ट टॉपिक आता है असेसमेंट ऑफ रिस्क। असेसमेंट ऑफ रिस्क होता है कि कुछ रिस्क हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, तो आप उनको आइडेंटिफाई करो और उनके आधार पे ही अपनी बिजनेस प्लान बनाओ। तो गाइज ये था हमारे पास पूरा यूनिट जिसमें हम बिजनेस प्लान के बारे में डिस्कशन करते हैं, और मुझे उम्मीद है आपको यूनिट सेकंड पूरा समझ में आ गया होगा, आपने नोट्स बनाए होंगे। टाइप्स ऑफ बिजनेस प्लान्स में फाइनेंशियल प्लान और मार्केटिंग प्लान, इसे अच्छे से करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ज़्यादा चांसेस हैं इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, तो ये अच्छे से करना, बाकी तो आपको तैयार करने ही हैं। तो आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से तैयारी करो और बहुत अच्छा एग्जाम करके आओ। थैंक यू सो मच।